में सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे पुरसी करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर खूब नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। बोले पंच परमेष्टि भगवान ने किया। इसी जयकार के साथ मैं हमारे मुख्य प्रशिक्षक हमारे सर से अनुरोध करूंगा कि आज की इस सत्र को आगे बढ़ा। नहीं, नीरज जी, जी आज से हमारा जो स्कूल हमारे संचालक हैं उनका वेबिनार सीरीज शुरू हो रहा है। तो इस मौके पर सभी का स्वागत है और शुभकामनाएं हैं। हम सब जानते ही है कि लर्निंग तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जेएसएस के माध्यम से हमारे सभी स्कूल में सभी व्यक्ति निरंतर सीखने और सिखाने के पूरे प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में आज एक और ये श्रृंखला शुरू हुई है। सबको बहुत ही शुभकामनाएं। आप अच्छे से सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, डिस्कशंस कीजिए और ये जो डिस्कशंस होते हैं उससे जो हमें एक दूसरे के पर्सपेक्टिव पता चलते हैं, एक नए नजरिए से हम चीजों को देखते हैं और वही रियल में हमें कोई नई दिशा, कोई नया मार्ग दिखाता है। और तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा पॉइंट ये है कि कई सारी चीजें हम जानते होते हैं, हमें पता होती है, पहले भी कहीं पर सुना है या उसके बारे में पढ़ा है या कोई वीडियो देखा है, ऐसा होता है। लेकिन कई सारी चीजें रूटीन में जब हम काम करते रहते हैं तो बैक ऑफ द माइंड चली जाती है। हमें पता तो है लेकिन उसके ऊपर हम कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ये जो जर्नी है, पता है यानी कि मैं जानता हूं से मैं करता हूं, ये जर्नी हमें तय करनी है। आई नो टू आई एक्चुअली डू इट, आई प्रैक्टिस इट। जानकारी होना और उसको प्रैक्टिस में लाना, ये गैप हम सबको, इसमें मैं भी आ जाता हूं, सब इसी को पार करने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं कि जो जानते हैं उसको कैसे कर लें, कैसे कर पाएं। तो आई थिंक ये हमारे दो उद्देश्य रहेंगे और हम जहां पर भी आज हैं उससे बेटर व्यक्ति बने, बेटर संचालक बने और हमारे जो संस्थान है उसको एक नई ऊंचाई पे नए सत्र में हम ले जाएं, यही शुभकामना करता हूं। देवल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका काफी अनुभव रहा है। उनका परिचय मैंने आपसे लास्ट मीटिंग में करवाया था। उनका डिटेल्ड प्रोफाइल हमने ग्रुप में भी सबके लिए रखा है। तो हम सब एक दूसरे का अनुभवों से कुछ नया सीखे और आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं। देवल जी, आपका स्वागत है ऑफिशियली, फॉर्मली जी सर। वेबिनार सीरीज में आपका स्वागत है और सभी संचालकों का भी स्वागत है। और हम शुरू करते हैं ये यात्रा, एक्साइटिंग जर्नी। थैंक यू। थैंक यू सर और सभी को जय जिनेंद्र। और आज ये वेबिनार का फर्स्ट प्रोग्राम है। सो एक्साइटमेंट सभी के लिए इतना ही है जितना मेरे लिए होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। और जैसे हमने ग्रुप में काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली है, सो मुझे एक बेस ये भी मिल गया है कि आप लोगों की अपेक्षा क्या है ये वेबिनार से और आप लोग क्या नया सीखने के लिए तत्पर हो। सो ये एक जो हमने बेस बना दिया है वो शायद मेरे लिए इसीलिए बहुत मदद रूप रहेगा, क्योंकि मैं आपके साथ नए से जुड़ रही हूँ और आप लोगों का परिचय जो है, आप लोगों का जो भी अनुभव है उससे रूबरू होने का ये मुझे एक दिन मिला और वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा बेस बन गया, मैं ऐसा मानती हूँ। बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग वेबिनार को शुरू करते हैं। और जैसे हम सभी को पता है कि आज का जो वेबिनार है वो हमें एक बेस बनाना है। जैसे हम कोई भी सिस्टम,
एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग जब बिजनेस में नए थे, राइट, आपने कोई एक मुकाम से जर्नी शुरू की होगी। सो वो जो एक मुकाम है, उस टाइम पे हम लोग क्या थे, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप सभी को। जी नमस्ते। ये क्वेश्चन मैं आप सभी को इस ओपनिंग सेशन में पूछना चाहती हूँ कि जब आपने ये जर्नी शुरू की तो उस टाइम पे आप लर्नर थे कि डूअर थे? जैसे सर ने बोला अभी कि हम लोग पहले सीखते हैं, उसके बाद उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, है ना? तो हमारी जब जर्नी शुरू हुई थी, हम लोग जैसे ही ये बिजनेस मॉडल में एंटर हुए थे, हम सभी ने कुछ ना कुछ सोचा होगा, और वो सोचने का नतीजा है कि आप सभी के पास इतनी बड़ी और इतनी अच्छी स्कूल्स है। मैंने अभी एक वीडियो देखा ग्रुप में, जो जिसने भी साझा किया है, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव वीडियो है कि बच्चों को एक ग्रेजुएशन सेरेमनी थ्रू आप उनको प्रमोट कर रहे हो। बट एक लर्निंग एंड डूइंग, सो वो वाला जो फेस है, मेरा क्वेश्चन फिर से वहीं पे रोटेट हो रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, आप उस टाइम पे लर्निंग फेस में थे कि डूइंग फेस में थे? लर्निंग फेज में थे, सीख रहे थे। हाँ। सो आई थिंक सभी का यही होगा। कोई ऐसा है जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम लोग ने तो पहले ही दिन से करना शुरू कर दिया था, और फिर वो करते करते हम ऐसे ही आगे बढ़ गए, मतलब हमारे पास लर्निंग ऑलरेडी था, हमने सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना था, ऐसा कोई? मैम ऐसा था कि सीखते भी गए और सिखाते भी गए। जी जी और हाँ। जो ऑनर्स का है उसने पहले सीखा है, और उसके जो नीचे वर्कर हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, तो उनको सिखाते भी गए कि ऐसा ऐसा करना है। हाँ जी। सो पहले हमने कुछ सीखा, है ना? या पहले या हमने बराबर उसको समझ लिया कि हमें क्या देना है ये बिजनेस को, हमें ये स्कूल को, जैसे ही हमने स्कूल शुरू किया हमने क्या देना है। सो वो जो मैं ये क्वेश्चन, सर अमित जी आप कुछ बोल रहे थे, मैंने आपको अनम्यूट होते हुए देखा फिर। मैं ये बोल रहा था कि मैम पहले भी हम लर्निंग फेज में ही थे, अभी भी लर्निंग फेज में ही हैं। हाँ, लर्निंग फेस हमेशा, मेरा ऐसा मानना है कि लर्निंग फेस हमारा हमारे साथ ही रहना चाहिए। सिर्फ डूइंग फेस और सिर्फ लर्निंग फेस दोनों में से एक भी नहीं चलेगा, उसका बैलेंस अगर रहे तो हम लोग ग्रो कर सकते हैं, है ना? ये क्वेश्चन जो है उसका तात्पर्य मेरा ये था कि कोई भी नई चीज हमसे इंट्रोड्यूस होती है तो हम वो नई चीज को सीखने की उत्सुकता बहुत ज्यादा रखते हैं सबसे पहले, अगर हमारा पैशन उसके ऊपर हुआ तो। अगर पैशन नहीं हुआ तो क्या होगा सर? अगर हमें वो चीज जाननी ही नहीं है, उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर भी कोई हमें सिखा रहा है, तो क्या होगा? ये एक दूसरा क्वेश्चन है। हम कुछ भी नहीं सीखेंगे, बस टाइम पास होगा। हाँ, टाइम पास होगा, और फिर हमारा एक फेस बन जाएगा बराबर। कि मजा नहीं आया, मजा या नहीं। फिर ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत सारी चीजें थी पर मुझे जो चाहिए था ना वो नहीं था। अभी आपको जो चाहिए था वो वेबिनार या फिर वो पर्टिकुलर लर्निंग में या फिर वो ट्रेनिंग में इसीलिए नहीं मिल पाया क्योंकि आपका इंटरेस्ट वो जगह पे नहीं था। जहां पे भी हमारा इंटरेस्ट होता है ना, वहां पे कोई भी लर्निंग फेस हमारा हो, चाहे हम एब्सेंट माइंड हो, चाहे हम बहुत ही ज्यादा मतलब बोर्डम मोड में हो या फिर फ्रस्ट्रेटेड मोड में हो, लेकिन जैसे ही वो लर्निंग फेज हमारा स्टार्ट होता है, जिसके साथ हमारा पैशन, हमारी रुचि जुड़ी हुई होती है ना, वहां से हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है हमारे लिए। आप लोग सहमत हो कि नहीं हो? अग्री? यस। सो ये एक जो चीज है, उसी के साथ मैं अब मेरा जो ये सेशन है, हमारा ये वेबिनार का स्लाइड जो है उसको ओपन करना चाहती हूँ। सो ये जो चीज है, जैसे ही हमने लर्निंग फेज को ओपन किया, सबसे पहली चीज आपके बिजनेस के अंदर आपने लर्निंग तो ले लिया, फिर जैसे ही आपने बिजनेस मॉडल एक्सपैंड करना शुरू किया, एक बिजनेस मॉडल आपने डेवलप किया होगा, राइट? सो वो आपका क्या बन गया? लर्निंग के बाद वो बिजनेस मॉडल को मुझे कैसे आगे बढ़ाना है, वो आपकी स्कूल का अभी तक मिशन एंड विजन रहा होगा। इसमें भी आप सहमत हो कि नहीं हो?
कि मेरी स्कूल जो है ना वो एजुकेशन के ऊपर, हम बेस्ट एजुकेशन के लिए माने जाते हैं। किसी की स्कूल का ऐसा होगा कि हम बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और बेस्ट टीचिंग स्टाफ देते हैं। किसी का जो स्कूलिंग का जो प्रोफाइल होगा या फिर जिसका भी मॉडल होगा, वो लोग ये सोचते होंगे कि हमारे पास बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम फोकस किसके ऊपर करते हैं? हम फोकस एथिक्स के ऊपर करते हैं। हमारा जो बिजनेस प्रैक्टिस है, हमारी जो स्कूल है, वो सिर्फ नीति, मोरल्स, वैल्यूज, ये सारी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा भार देती है। किसी का बिजनेस मॉडल ये होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्र का भविष्य निर्माण करना है, इसलिए हम संस्कारों के ऊपर जो ध्यान देते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पे करिकुलम तो लेते हैं, करिकुलम तो हमारा साथ में चलता है, अभ्यासक्रम तो हमारा साथ में चलता है, लेकिन उसके साथ साथ हम शिक्षा ऐसी देते हैं जिसके साथ उनके संस्कारों के भी सिंचन हो। हम धर्म के ऊपर बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं, हम संस्कारों के ऊपर बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं। हमारा डिसिप्लिन जो कल्चर है ना, वो इतना स्ट्रांग है कि हमारी स्कूल इसी से जानी जाती है। सबके पास ऐसा अपना यूएसपी है, अपनी अपनी स्कूल के लिए, जो आपको सबसे अलग कर रहा है कि नहीं है? राइट, ओके, डन। सो ये जो पर्टिकुलर चीज है, नीरज जी आप मुझे स्लाइड शेयर का वो, ओके, दे दिया है। डन। डन डन डन, थैंक यू थैंक यू। ये जो पर्टिकुलर चीज है, उसी के ऊपर मैं मेरा ये जो स्लाइड है उसको ओपन करूंगी, और आपको ये दिख रहा होगा। पहली जो चीज है वो तो इट्स ऑल अबाउट मी, तो उसके ऊपर मुझे इतना जाना नहीं है, बट अभी आपको ये जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? एप्पल पड़ा हुआ है। एप्पल कटा हुआ एप्पल है, ओके, कटा ओके, हुआ है, थोड़ा खराब है। खराब है, हाँ। उसके ऊपर अच्छा गोल्डन बोलने की इसको क्या कहेंगे आप? ये अच्छा बड़ा है, सब है। ओके, अभी ये कटा हुआ एप्पल मैंने आपको दिखा दिया। जस्ट इमेजिन, इसकी जो बाहरी परत है उसके ऊपर से आपको दोनों एप्पल में से कोई एक एप्पल चूज करना होता है। एक है जो गोल्डन एप्पल है, और हम सभी को पता है आजकल सोने के भाव क्या है। जो सोने वाला है वो अरबोपति है, बाकी तो किसी का कुछ नहीं चल रहा है। म्यूचुअल फंड भी नहीं है, शेयर मार्केट भी नहीं है, ना ही फिक्स्ड डिपॉजिट है। अग्री करते हो ना? सो ठीक मैं तो आपको ये एक अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ कि आपको चूज करना है कि गोल्डन एप्पल ले रहे हो कि नॉर्मल एप्पल ले रहे हो। कौन सा चूज करोगे सर? नॉर्मल एप्पल है, नॉर्मल। क्यों जी? मैंने बोला आप अरबोपति बनने वाले हो। क्योंकि एप्पल मेरे ख्याल से इसमें जो दूसरा एप्पल है वो अंदर से खराब है। हाँ, नॉर्मली जब कहीं ठंडे प्रदेशों में बहुत ज्यादा उस पे बर्फ की परत चढ़ जाती है तो अंदर से वो खराब हो जाता है, ऊपर से वो गोल्डन जैसा या सिल्वर जैसा दिखने लगता है। तो हाँ, जस्ट लाइक बाहर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छा लेकिन दिख अंदर रहा है। से वो खराब होता है, काला पड़ जाता है। जी, तो जी, सैम थिंक है कि एक वो चीज है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, एक वो है जो हमें सुनहरा दिख रहा है बट लेकिन हमारी यूजुअल नहीं है, फ्यूचर में हमारे लिए कोई काम का नहीं है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा आंसर दिया। अभी एक एक्टिविटी इसी के ऊपर मैं आपको दे रही हूँ। आप लोगों ने दोनों एप्पल देख लिए है ना, और दोनों एप्पल की बाहरी परत और अंदर की परत दोनों मैंने दिखा दी। देखो मैं कितनी ट्रांसपेरेंट हूँ, है ना? सो अभी ये दोनों एप्पल के चलते हुए ये हमारा स्लाइड है। अभी इसको आपको एक नाम देना है। जैसे सोच लो एक बुक का कवर बन गया है ये, और ये बुक के कवर को आपको नाम देना है। ये बुक को आपको नाम देना है। क्या नाम दोगे? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। ये स्लाइड को आपको एक अच्छा सा टैग देना है, टाइटल देना है। 2 मिनट का समय लेंगे सर हम, जल्दी से सोचो। जी विवेक जी, आप शायद तैयार हो। कुछ भी नाम दे दीजिए सर, इट्स ओके।
पर हाँ, जो भी आपके दिमाग में अभी ये जो स्लाइड देख के आपके दिमाग में जो भी पहली चीज आ रही है वो आप बता सकते हो एज अ टाइटल। मैं तो यही कहूंगा, स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य ओके, लाभ। स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य लाभ, लाभ, ओके, परफेक्ट। जी सर। मैं अमित जी। हाँ जी, हाँ जी सर। अभी कोई और बोलना चाहे तो बोल सकता है, मैं तो सोच रहा था कोई नहीं बोल रहा है तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं 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 बोलिए सर, आप। आप बोलिए, मैं तो आपको एनकरेज कर रही इसके थी दो सबको। प्रकार से हम नामकरण कर सकते हैं। जी। एक तो हम अगर जैसे हम स्कूल की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, तो उसके लिए हम देखें तो अंदर बाहर एक समान, कठिनाई का जैसे हमारे बाहर दिखता है स्कूल वैसा अंदर से होना चाहिए, तब हमारे लिए सार्थकता है। एक वो है परफेक्ट। कि हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और, इस तरीके वेरी से भी गुड। हम कह सकते हैं। दोनों चीजों को हम एक साथ, लेकिन लाना बड़ा कठिन है, लेकिन वो दोनों चीजें अगर एक ला जाए कोई तो बड़ा कठिन काम मुझे लगता है। मेरा इतना ही। परफेक्ट। मैं सर आपको इसके लिए जब भी मिलूंगी ना बड़ी सी डेयरी मिल्क दूंगी। आपने बहुत ही करेक्ट पकड़ा। ओके। जी। अमित जी, आप बोलना चाहोगे? संजीव जी। अपनी अपनी सोच है। हाँ जी, हाँ जी। अपनी अपनी सोच, ये टाइटल आप दे रहे हो इसको। जी। परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। मैम, मे आई हाँ स्पीक जी नाउ? सर। जी, मैंने इसके लिए दो चीजें सोची हैं, दो टाइटल। हम्म। एक तो अलग अलग है दोनों, मतलब एक तो यह है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो कि एक इंग्लिश हाँ प्रोवर्ब है जी। ही। यस। और वेरी गुड। दूसरा ये है कि अ रियल एप्पल इज बेटर देन गोल्ड। रियल एप्पल मतलब ये हेल्थ के बारे में है हाँ। कि यदि हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो एक रियल एप्पल ज्यादा बेहतर होगा बजाय सोने चांदी या रुपए पैसों। जी हाँ, जब भूख लगती है ना तो ये सोना चांदी नहीं चलता, फिर उस टाइम पे जी। तो ये नॉर्मल एप्पल ही चलता है ना सर? ओके। गुड, गुड। जी। सभी को एक एक करके बताना है, सो मैं जितनों जितनों को देख पा रही हूँ और जितने जितने नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं मैं उनका नाम ले रही हूँ। पर आप एक वॉलेंटरीली आगे आ सकते हो। नीरज जी, आप हेल्प करोगे मेरी क्या? जी। हमें सर आप भी बताएं, हालांकि चैट बॉक्स में आपने लिखा है। अच्छा, चैट बॉक्स में लिखा है। स्कूल ओके। के कॉन्टेक्ट में देखें, स्कूल के कॉन्टेक्ट में देखें तो हमको सिर्फ बाहरी सुविधाओं के साथ में नहीं जाना चाहिए, और बाकी उसकी जो क्वालिटीज हैं जिससे एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वेरी गुड। इनर क्वालिटीज के साथ में ही हमको जाना चाहिए। आउटर बिल्डिंग अच्छी हो, बहुत सारे फैसिलिटीज हों, तो इससे स्कूल अच्छा नहीं होता है। स्कूल अच्छा होगा कि उसमें बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जा रहे हों, अच्छी हम्म। पढ़ा उनको एजुकेशन अच्छी दी जा रही हो, उनके साथ में व्यवहार अच्छा किया जा रहा हो, उनके एथिक्स को अच्छा बनाया जा रहा हो, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। बहुत अच्छा। परफेक्ट। और कोई? जी। रश्मि मैम आप बताएं, इन्होंने सुनहरा पल लिखा है। सुनहरा पल। नहीं, इसका हम बताएंगे। हाँ हाँ। जी। नमस्ते। इस नमस्ते। पे सोने पे सुहागा है। खाओ तो वाह। पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। अगर एक और होता है कि खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और। मान लो हम्म। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, और नहीं करेंगे तो भी अच्छा नहीं माने। तो इसलिए ओके। हमें जो भी काम करना है तो वो अच्छे से सीखे और उसको तो प्रदर्शन करना पड़ेगा। जी। जी। बहुत सही, बहुत सही। जी। और? सौरभ सर, कभी खुशी कभी गम बताइए। अच्छा। बहुत अच्छा टाइटल है ये भी, कभी खुशी कभी गम। वेरी गुड। अच्छा, आवाज उन्होंने नहीं। लिख लिया है शायद इसलिए। हाँ जी, हाँ तो जी सर। जो फर्स्ट इम्प्रिंट मेरे माइंड में आया था वो यही था, दोनों पिक्चर्स को देख करके, कि मतलब एक खराब, दो एप्पल हैं और एक खराब निकला और एक अच्छा निकला, तो कभी हाँ। खुशी कभी गम।
हाँ, सो चीटिंग वाला फेस दिमाग में आ रहा है ना, कि मतलब क्या समझ के लिया था और क्या ही निकल गया है ना। जी। ओके, ओके। नीरज जी, आप कुछ बताइए, आप क्या टाइटल देते? जी, इसमें तो हम क्वालिटी को लेके कहेंगे कि जो इंटरनल क्वालिटी है उसको देखना चाहिए, बाहरी उसको नहीं देखना चाहिए। हाँ अब जी। इसमें हमें सेंटेंस नहीं आ रहा है कि हम क्या बोले इसमें। ओके, नहीं नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा वो सेंटेंस भी, मतलब 5-10 मिनट के अंदर कुछ तो क्लिक होगा आपको भी। जी जी, ओके। जी, ओके। सो सब लोगों ने आई थिंक बहुत ही अच्छे टाइटल दिए हैं, और आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए हो कि ये स्लाइड रखने का मेरा तात्पर्य क्या है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट इसलिए करना चाहूंगी कि हम स्कूल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, है ना, हम एजुकेशन क्षेत्र के सब लोग यहाँ पे एक प्रतिनिधि है। सो जैसे ही हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, जो हमारा शाला का संचालक है, मतलब हमारी जो भी सुविधाएं हम दे रहे हैं वो तो देनी ही है, क्योंकि वो बेसिक नीड है। जैसे बच्चा आ रहा है तो उनको शेल्टर देना, क्योंकि वो वहां पे सेफ रहे, जितने भी टाइम वो बच्चे वहां पे रह रहे हैं वो सेफ रहे, उसके लिए हमें शेल्टर देना जरूरी बनता है। उसके साथ साथ उनका भविष्य निर्माण करना, उनको जो भी हम सिखा रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा कोट मैंने एक बुक में पढ़ा था, कि आप बच्चों को ये मत सिखाओ कि उनको क्या सोचना है, उनको ये सिखाओ कि उनको कैसे सोचना है। राइट, सो दोनों में फर्क है। वो इंग्लिश में था, डोंट टीच देम व्हाट टू थॉट, बट टीच देम हाउ टू थॉट। ओके, सो दोनों में कितना अच्छा एक तालमेल बैठाने की बात है। हमारी एजुकेशन सिस्टम में हम हमेशा उसी के ऊपर फोकस करते हैं कि बच्चा जो है ना, वो बुक के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको दिमाग में बैठ जानी चाहिए, उसको मगअप हो जाना चाहिए, वो सारी चीजें उसके दिमाग में इस तरह से बैठ जानी चाहिए कि वो एग्जाम में स्कोर कर पाए। लेकिन अब देखो, आप यहाँ पे हो, आप एजुकेशन सेक्टर के बहुत ही एक प्रतिनिधि माने जाते हो आपके एरिया में, राइट। और आपका जो स्कूल है, जैसे ही आपने वो स्कूल चलाने की बात शुरू की, या फिर आपने अपना बिजनेस मॉडल कहीं पे भी रखना शुरू किया, सबसे पहली चीज जो थी ना, वो आपके दिमाग में ये नहीं आई होगी कि मैंने किताबों में क्या पढ़ा था उसके ऊपर से मैं स्कूल चलाऊं। आपके दिमाग में सबसे पहली चीज ये आई थी कि मैं कैसे स्कूल चलाऊं, कैसे उसको आगे बढ़ाऊं, है ना। तो वो कैसे का मतलब क्या हुआ, आपने क्या सोचना शुरू किया, हाउ टू थॉट, मैंने अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। राइट, सो वही चीज के ऊपर हम अपने बच्चों को भी क्यों फोकस नहीं करवाते, उसके ऊपर था। सो ये जो दोनों एप्पल हमने कंपैरिजन दिखाई, उसके ऊपर का तात्पर्य यही था कि आप बच्चों को वो सारी चीजें दे रहे हो, उनको रैंक भी दे रहे हो, उनको आपका जो बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी अच्छा दे रहे हो, लेकिन अंदर का जो वो उसका हेल्दीपन है, अंदर का जो उसका दिमाग है, वो आप कहाँ पे उसको लेके जा रहे हो, कौन से डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। राइट, आपको लीडर्स बनाना है आपकी स्कूल में से, कि आपको रैंकर्स बनाना है आपकी स्कूल में से। सो ये दोनों चीजों में मार्क गेन करने वाला पर्सन चाहिए आपको, कि इतिहास रचने वाला पर्सन चाहिए। दोनों टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। तो ये भी एक तरीका है इसको देखने का। दूसरी चीज, जैसे ही हम बिजनेस मॉडल में एंटर होते हैं, आपका एक स्कूल एस्टेब्लिश हो गया, आपने अपने स्कूल को बाहरी दिखावे से अच्छा बनाया, लेकिन ना ही आपने स्टाफ के ऊपर कुछ काम किया है, ना ही स्कूल के अंदर जो सिस्टम डेवलप होनी चाहिए, जिसको हम एसओपीज बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी ने पूछा था मुझे, हम जब ग्रुप में चैट कर रहे थे तब, कि हर एक चीज का सिस्टम होना चाहिए क्या। इसका जो जवाब है ना, वो भी ये पर्टिकुलर स्लाइड में है। अगर सिस्टम नहीं होगा तो सोचो आपकी अंदर की जो सारी चीजें हैं वो कैसे तितर बितर हो जाएगी। बहुत सारे स्कूल्स हमने ऐसे देखे हुए हैं, बहुत सारी चीजें और बिजनेसेस हमने ऐसे देखे हुए हैं कि जहां पे उनका बिजनेस मॉडल इतना अच्छा, हम स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं गुजरात में, स्टार्टअप इकोसिस्टम के हम वहां पे ग्रुप में मेंबर है।
तो बहुत सारे ऐसे मॉडल्स आते हैं, उनका बिजनेस मॉडल देख के आपको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस जैसे ही मार्केट में एंटर होगा ना धमाल कर देगा। बट जैसे ही आप उनके साथ इन्वॉल्व होना शुरू करते हो, आपको पता चलता है इनके पास सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम नहीं होगा, आप फर्स्ट स्टेप तो बहुत आसानी से आगे बढ़ जाओगे, लेकिन सेकंड थर्ड जैसे ही उसको ग्रो करने की बात आएगी ना, आपका बिजनेस कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि अब क्या करें, इतने आप उलझ जाओगे अंदर कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इससे बाहर कैसे निकलना है। राइट? सो एक चीज जो रिप्रेजेंट कर रही है, जो गोल्डन एप्पल है, वो ये है कि ऊपर का तो हमने सब कुछ ठीक कर दिया है, लेकिन अंदर जो काम करना है ना, उसके ऊपर हमारा काम नहीं हुआ है, इसीलिए देखो सिस्टम की हालत क्या हो गई। और दूसरा जो है, उन्होंने ऊपर का तो काम करा ही करा है, लेकिन अंदर भी काम करा है। सो होलिस्टिक डेवलपमेंट। सो होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक बेस्टेस्ट एग्जाम्पल ये सेकंड वाला जो हमने हेल्दी एप्पल जो आपने दिखाया वो है। राइट? सो अभी दूसरा जो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आपके ऊपर आपके लिए आया था, वो ये था कि हम सभी ने हम सभी का स्कूलिंग हुआ है और हम सभी के पास हमारी खुद की चाइल्डहुड मेमोरी है कि नहीं है? सभी को अपने अपने टीचर्स भी याद होंगे। अगर मैं आपको पूछूं कि बचपन से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के टीचर्स आप सीक्वेंस में याद करके मुझे दिखाओ, कितने लोग कर पाओगे? हार्डली 1 और 2, क्योंकि इतने सारे टीचर्स आते रहते थे, सब्जेक्ट वाइज टीचर आते रहते थे, सबका नाम याद नहीं होगा, कुछ कुछ टीचर्स याद हो गए, है कि नहीं? सो वो कुछ कुछ टीचर्स जो आपको याद है, वो टीचर्स आपको क्यों याद है, वो मुझे पूछना है। दूसरा क्वेश्चन, कुछ टीचर अच्छा पढ़ाते होंगे, कुछ टीचर बुक को खोलते ही नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल स्टडी दिखाते होंगे, कुछ टीचर्स ऐसे होते होंगे जो आपको बाहरी दुनिया का ज्ञान भी इसके साथ देते होंगे, सब्जेक्ट के अलावा भी आपको उनके पास से बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने को मिली होगी। अगर आप सहमत नहीं हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो। जो भी टीचर्स आपको याद रहे हैं, वो टीचर्स के अंदर टीचिंग के सिवा कोई एक ऐसी चीज आपको दिखती होगी जिसके लिए वो टीचर आपको याद है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट? आप मुझे एक एग्जाम्पल दे सकते हो, आपको जो टीचर याद है उनका, कि वो टीचर आपको क्यों याद है? रश्मि मैम, आपसे शुरू करें क्या? हाँ मैम, बिल्कुल। हाँ। एक जो हमारी मैम थी वो सुषमा मैम थी। 10th क्लास में उन्होंने हमें पढ़ाया है। तो वो क्या था, पढ़ाने के साथ साथ उनकी ये क्वालिटी थी कि वो बच्चों के साथ बहुत अच्छे प्रेम से बोलती थी। और Okay. हर एक्टिविटी, मतलब वो उनको जो कढ़ाई बुनाई वगैरह हर चीज जो आती थी ना, वो सब बच्चों के लिए बहुत अच्छे से सिखाती थी। उनका टैलेंट बहुत अच्छा था, जो वो एक बच्चों के लिए कैसे उनको आकर्षित अपनी ओर करना है, ये चीज उन्हें बहुत अच्छी थी। वो आज हम उनको ही देख के हम अपने बच्चों को करते हैं बिल्कुल। वेरी गुड, वाओ। ओके, मुझे भी ऐसे ही टीचर्स याद है, जो टीचर्स ने मुझे पढ़ाने के सिवा और कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग दिया हो। बाकी पढ़ाई तो हमारे पास किताबें हैं, उस टाइम पे हमारे पास लाइब्रेरी हुआ करती थी, ट्यूशंस हुआ करते थे, तो इतना ज्यादा पढ़ाई के लिए हम टीचर्स के साथ कनेक्ट नहीं होते थे। लेकिन वो कैसे पढ़ाते हैं, पहली चीज, वो क्या पढ़ाते हैं, बुक में से ही पढ़ा रहे हैं कि अपना भी कुछ दिमाग लगा के दे रहे हैं? राइट? और तीसरी चीज, उनके पास से हमें ऐसा कुछ इंस्पिरेशन मिल रहा है कि मतलब जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनका आंसर ये आता होगा कि मैडम, मैंने तो वो मैडम या वो सर को देख के ही मैंने ये सोचा था कि मैं तो खोलूंगा तो स्कूल ही होगा। राइट? सो ये जो चीज है ना, टीचर्स वो इंस्पिरेशन है या फिर टीचर इम्प्रेस करने के लिए है? राइट? सो इम्प्रेसिव स्कूल बनाना है आपको कि इंस्पिरेशनल स्कूल बनाना है आपको, जहां से आप इतिहास बना सके, ऐसे लोगों को बाहर निकालो। राइट? सो सबसे पहली जो हमारे स्टेक होल्डर्स, मैंने आई थिंक हमारे इंट्रोडक्शन में बात की थी कि हमको सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके चलना है। सो हमारे जो स्टेक होल्डर्स है, उसमें से सबसे पहला जो हमारा स्टेक होल्डर है वो हमारे टीचर्स है, जिनके ऊपर हमें इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट इसीलिए करना है
क्योंकि वहीं से हमारे स्कूल का जो पिलर है, हमारे स्कूल का जो बेस है ना, वो बनना शुरू होता है। जस्ट इमेजिन, आप सोचो कोई एक स्कूल ऐसा है जहां पे 2-2 महीने में टीचर्स चेंज होते हैं। देखे होंगे आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स। टीचर्स टिकना ही नहीं जानते, या फिर वो टीचर्स हर तीसरे महीने चौथे महीने कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता है। फ्रेंचाइजी मॉडल है तो ये ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट हो जाता है, दूसरी ब्रांच से कोई टीचर इधर आता है। बच्चों के स्टडी को लेके जब भी हम बिहेवियरल पैटर्न की बात करते हैं, हम जब भी कोई लर्निंग की बात करते हैं, आपको भी ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो टीचर के साथ बच्चों का ट्यूनिंग बैठ जाता है ना, फिर वो टीचर को आप वहां से हटाओ ना, बच्चों बच्चों का एकदम मोरल डाउन हो जाता है, उनका प्रोग्रेस जो है ना वो आपको स्लो डाउन होता हुआ दिखेगा, राइट। और हर कोई जगह पे अगर आप यही एक्सपेरिमेंट करते रहोगे कि चलो नए टीचर लाओ, पुराने टीचर हटाओ, अगर ये टीचर अच्छे काम नहीं कर रहे दूसरे टीचर लेके आओ, कोई बात नहीं, हमारे पास तो बहुत अच्छे टीचर मिल जाएंगे, मार्केट में सबको जरूरत है, हम ऐसे कोई भी टीचर लेके आ जाएंगे। सबसे पहला जो आपका बेस है बिजनेस का, ये जो आपने मॉडल चूज किया है एजुकेशन सेक्टर, वहां पे सबसे पहला जो बेस है आपका, सबसे पहला जो स्टेक होल्डर है, जो आपका राइट हैंड बन के खड़ा हुआ है, वो आपके टीचर्स है, वो आपके सपोर्टिंग स्टाफ मेंबर्स है, वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मेंबर्स है। अगर उनका रिक्रूटमेंट, उनका हायरिंग, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो सारी चीज आप बिजनेस के अंदर एसओपी के थ्रू इन्वॉल्वमेंट लेके बहुत सिस्टमेटिक वे से नहीं करोगे, बिलीव मी, आपको बिजनेस में आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी। ये मैं इसीलिए एकदम कॉपी पेस्ट मॉडल में बोल रही हूँ, बिकॉज मैंने देखा हुआ है। जहां पे हम टीचर्स के ऊपर इन्वेस्ट करने में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं मतलब ठीक है ना, कुछ भी लेके आ जाओ, अगर बीएड नहीं किया है चलेगा, बट टीचर चाहिए। सो अगर बीएड नहीं किया है तो वो प्री प्राइमरी में चले जाएंगे। अच्छा, प्री प्राइमरी में भी कैसे टीचर्स, चलेगा, कोई भी चलेगा, रेफरेंस से आए हैं तो ले लेंगे। पर ऐसा करने से हमारे रिलेशन तो वो रेफरेंस वाले पर्सन के साथ अच्छे रहेंगे, लेकिन हमारे जो बेनिफिशियरीज है, जो हमारा एक्चुअल इनकम सोर्स है, वहां पे हम कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन कर रहे हैं। क्योंकि हम जैसे बोलते हैं ना, जनता है ये सब जानती है, तो ये वाली जो चीज है ना, तो वो यहाँ पे भी काम करती है। सो डोंट एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन टीचिंग क्वालिटीज, डोंट एवर कॉम्प्रोमाइज। आप जहां पे रिक्रूटमेंट की बात करते हो, सबसे पहला मैं जो बजटिंग, आप रिक्रूटमेंट ड्राइव जब चलाते हो तो सबसे पहली चीज आप बजटिंग करते होगे कि इतना बजट है हमारे पास, इतने बजट में हमें इतने टीचर्स तो लेने ही लेने, राइट। और वो टीचर्स के कैसे कैसे स्लैब बनाएंगे, अगर प्राइमरी के लिए ले रहे हैं तो इतने से इतना स्लैब होगा, प्री प्राइमरी के ले रहे हैं तो इतने से इतना स्लैब होगा, और फिर सेकेंडरी के ले रहे हैं तो इतने से इतना, इतना बजट है, और उसके पार्टीशन करो, और पार्टीशन में से हमें इतने टीचर्स यहाँ पे सिस्टम के अंदर चाहिए। ये आपने बजटिंग कर लिया। बजटिंग करने के बाद आपने ये भी सोचा कि अच्छा चलो मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी चाहिए। आपके पास सारी रिक्वायरमेंट है, टीचिंग स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट है, और सपोर्टिव स्टाफ जिसको हम पियून और जो हेल्पर बोलते हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट है। आप उनको डिवाइड करो, 30, 40 और बाकी कितने रहे, 30, राइट। इतने रेशियो में आप डिवाइड कर लो। 40 वाला जो रेशियो है ना, वो हमेशा आप टीचिंग स्टाफ के लिए रखो। क्यों? क्योंकि टीचिंग स्टाफ अगर आपका स्टेबल नहीं हुआ, आपका जितना भी एफर्ट है आपके बिजनेस के लिए, जो भी आप लगा रहे हो, वो सारा ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट। अच्छा, आपने इन्वेस्ट किया टीचर्स के ऊपर, स्पेंड कहां करोगे? स्पेंड करोगे आपके बेनिफिशियरीज के ऊपर। बेनिफिशियरीज कौन है? आपके स्टूडेंट्स, राइट। जो भी आपके पास आ रहे हैं वो अपना एक एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो। और मैं एक चीज बताऊं आपको, बच्चे जो है ना, उनको इम्प्रेस करना बहुत ही इजी है। मैं इम्प्रेस वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को एकदम छोटे से छोटे कंटेंट से, एकदम छोटे से छोटे मटेरियल से, एकदम छोटे से छोटे रिसोर्स से आप कन्विंस कर सकते हो। उनके ऊपर इतना ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ दो चीज चाहिए, एक इमोशंस और एक मेमोरी। याद रहेगा ये?
इमोशंस एंड मेमोरी। टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर उनका फोकस नहीं है, टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर उनका फोकस है। और इसीलिए हमें टीचिंग स्टाफ को हायर करने के टाइम पे ये सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि टीचर बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, टीचर बहुत ज्यादा अपने ईगो को साथ में लेके आ रहे हैं, या फिर टीचर ऐसे आ रहे हैं जिनको ऐसा है कि नहीं, सास घर में बहुत सिर चढ़ा रही है, मुझे तो 3 घंटे बाहर निकल ही जाना है, मेरे सास ससुर के साथ तो तौबा, इससे अच्छा है मैं स्कूल में चली जाऊं। या फिर उनको ऐसा लगता है कि अच्छा चलो कहीं जॉब नहीं मिल रही है तो स्कूल में ही ले लो। ऐसे टीचर्स स्कूल में नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये पैशन और ऑक्यूपेशन, इन दोनों के बीच का फर्क नहीं जानते। आप लोग यहाँ पे हो क्योंकि ये आपका पैशन है, और इसीलिए आपको मैं शायद ये 1 घंटे का वेबिनार है, मैं आपको बोलूंगी 3 घंटे का करना है, फिर भी आप बैठोगे। क्यों? क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है। लेकिन जहां पे आपका पैशन नहीं होगा वहां पे 5 मिनट भी हमको कोई बिठा दे, क्या होता है, बस अभी बहुत हो गया, चलो रैप अप करते हैं, निकलते हैं, है ना। अभी जैसे सोच लो, यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है और कोई एक पर्सन आके आपको ऐसा कुछ, मतलब ये देश के बीच में जो जंग चलने वाली है उसके लिए रिलेटेड कुछ भाषण देने के लिए बैठ जाए कि आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे, आप स्कूल वाले हो, आप ये करोगे ये करोगे। आपका फोकस अभी किसी और जगह पे टिका हुआ है और उसके बदले आपको डाइवर्ट कर रहे हैं। क्या होगा वो पर्सन के लिए, भले ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्या सोचोगे, नहीं अभी के लिए मेरी प्रायोरिटी ये है, मेरा इंटरेस्ट एरिया और कई जगह पे है, राइट। और इसीलिए वो अच्छी बातें भी आपको अच्छी नहीं लगेगी इस टाइम पे, है ना। सो ये एक चीज है। सो स्टूडेंट्स को आपको 2 चीज देनी है। कौन कौन सी 2 चीज देनी है? एक इमोशंस और एक मेमोरी, राइट। जितनी हो सके उतनी उनको मेमोरीज दो, सेलिब्रेशन थ्रू दो, अचीवमेंट्स थ्रू दो। जैसे ये आपने वीडियो अभी ग्रुप में शेयर किया, बहुत ही अच्छी मेमोरी क्रिएट करने वाला वीडियो है। ऐसा कुछ भी करो आप, 5 मिनट का करो, 10 मिनट का करो, हर एक जगह पे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बच्चों को खड़ा करो और उनको बोलो आज के दिन के लिए आप मॉनिटर हो, वो खुश हो जाएंगे, मेमोरी है उनकी, राइट। वो बड़े होंगे ना, फिर भी उनको याद रहेगा कि ये टीचर का मैं फेवरेट था। ओके, सो ऐसा कुछ सिस्टम के अंदर लाओ कि जिससे आपके बेनिफिशियरीज जो है ना, उनको 2 चीज कंटिन्यूअस मिलती रहे, एक इमोशंस और दूसरी मेमोरी। उनको हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि ये स्कूल के अंदर मेरी वैल्यू है, ये स्कूल मेरे लिए ही है, मैं अगर स्कूल में नहीं जाता हूं तो स्कूल को फर्क पड़ता है। ये सारी चीजें कहाँ पे आएगी? उनके इमोशंस में। और मेमोरी कहाँ पे आएगी? एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना, टीचर्स के साथ तालमेल बिठाना, ये सारी चीजें मेमोरी हो गई। ओके, फिर लास्ट आपको इन्वॉल्व करना है। किनको इन्वॉल्व करना है? देखो, हम ये जो चीज कर रहे हैं ना, ये सारे आपके स्टेक होल्डर्स के ऊपर बात हो रही है। मतलब सारे जो स्टेक होल्डर्स है ना, उनको कैसे इन्वॉल्व करोगे, किस तरह से इन्वॉल्व करोगे, जहां से आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा, उसके ऊपर बात हो रही है, राइट। पहला स्टेक होल्डर आपका टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और सपोर्टिव स्टाफ हो गया, राइट। दूसरा स्टेक होल्डर आपका कौन हो गया? बेनिफिशियरी एंड यूजर्स हो गए, जो आपके स्टूडेंट्स है। तीसरा स्टेक होल्डर आपका कौन है? पेरेंट है। उनको आप क्या करो? इन्वॉल्व करो। हम जनरली ये बोलते हैं कि पेरेंट जो है ना, उनको थोड़ा दूरी रखो सिस्टम से, उनको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत करो। मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ कि पेरेंट को इतना ज्यादा सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। बट बोलने से अगर बात बन रही है तो बोलने में क्या जाता है? आप उनको बोलो आप हमारे पार्टनर हो, आप ही के लिए तो स्कूल बनी है, राइट। बोलने में क्या जाता है? एक्सपीरियंस देना शुरू करो, उनको इन्वॉल्व करो। पेरेंट टीचर मीटिंग में बुलाओ, हर एक जगह पे जहां जहां पे उनको इन्वॉल्व कर सकते हो। जैसे एनुअल फंक्शन होता है ना, बहुत सारी स्कूल ऐसे करती है, पेरेंट्स के लिए अलग एनुअल फंक्शन, एनुअल स्पोर्ट्स डे रखते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट का अलग पार्टिसिपेशन हो। पेरेंट के लिए कुकिंग कंपटीशन रखती है कि मदर्स आओ अपने बच्चों के साथ कुछ स्पेंड करो टाइम, फादर्स आओ अपने बच्चों के साथ स्पेंड करो टाइम। क्या होगा? स्कूल के अंदर जैसे जैसे वो इन्वॉल्व होते जाएंगे, जैसे जैसे उनका स्कूल के अंदर रिकग्निशन बढ़ना शुरू होगा, वैसे वैसे उनका इन्वॉल्वमेंट सिस्टम के टूवर्ड्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस बात है ना। मैं अगर आपको रोज वाह बोल रही हूँ
तो चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन आप एक दिन को ऐसा बोलोगे कि अरे यार ये मैडम रोज हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम इनको क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? होगा, कभी ना कभी तो होगा, राइट? बस यही साइकोलॉजी को हमें ट्रिगर करना है। और ये मैं किसके लिए बोल रही हूँ आपको पता चल गया होगा। हर एक जगह पे ऐसे 5-7 पेरेंट्स होते हैं जो यहाँ पे बिल्कुल ही हमें शांति नहीं लेने देते। अगर आप ये मॉडल इंट्रोड्यूस करोगे ना, वो 5-7 जो पेरेंट है ना, वही लीडर बन के आपकी ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होके आएंगे। 1 रुपया भी आपको उनको नहीं देना पड़ेगा, ये गारंटी होगा। हमने कितने मॉडल, सबसे पहली चीज इन्वेस्ट करना है। कौन से स्टेक होल्डर है आपके? टीचिंग, नॉन टीचिंग और हेल्पर स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, उनके ऊपर आप इन्वेस्ट करो, राइट? स्पेंड करना है किन के ऊपर? आपके एंड बेनिफिशियरीज के ऊपर, ठीक है? और इन्वॉल्व किसको करना है? जहां से आपको मॉनिटरी गेन मिल रहा है, जहां से आपको फीस मिल रही है, उनको आप इन्वॉल्व करो, उनको बनाओ, बोलो आप कि आप तो पार्टनर हो हमारे बिजनेस के, आपके बगैर कैसे चलेगा ये बिजनेस? आइए, कभी कभी आ जाया कीजिए, बातें कीजिए हमसे। और उसके लिए सिस्टमेटिक इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। कोई भी कैसे भी आ गया तो आपकी सिस्टम थोड़ी हड़बड़ा जाएगी, आपके लिए उनके पास टाइम भी नहीं होगा इतना, राइट? बट उनके लिए एक स्पेसिफिक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड इवेंट प्लान करना शुरू करो। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी से आपका सिस्टम डेवलपमेंट होता है। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि एसओपीज हर एक चीज के लिए होनी चाहिए। पहले स्टेक होल्डर आपके मैंने कौन बताया? टीचर्स। टीचर्स को रिक्रूट करना है, टीचर्स को हायर करना है, टीचर्स को एंगेज करना है, टीचर्स को अप्रिशिएट करना है, टीचर्स को रिटेन करना है। पॉलिसी चाहिए होगी, राइट? उनके लिए, उनके इवैल्यूएशन के लिए पॉलिसी चाहिए होगी कि आपको कैसे आगे बढ़ाना है, हमारे पास पॉलिसी है। ऐसा नहीं कि किसी की सिफारिश आ गई और आपको टीचर से, सपोर्टिंग टीचर से मेन टीचर बना दिया, मेन टीचर से प्रिंसिपल बना दिया। नहीं, ये चीज सिस्टम में काम नहीं करती है। सिस्टमैटिक इन्वॉल्वमेंट, एसओपी बनाओ। कोई भी टीचर को आगे लेके जाना है, हमारे पास स्टेजेस है। कोई भी सपोर्टिंग स्टाफ को आगे लेके जाना है, हमारे पास पॉलिसी है। आपको कैसे सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होना है, उसके लिए भी पॉलिसी है। आपको सिस्टम से बाहर कैसे निकालना है, बाहर कैसे निकलना है, उसके लिए भी पॉलिसी है। दूसरे स्टेक होल्डर आपके कौन थे? बेनिफिशियरीज। स्टूडेंट के एडमिशंस, कितने टर्म में कितनी बार आप एडमिशंस ओपन लेते हो? कुछ कुछ स्कूल ऐसी होती है जो टर्म में 2 बार लेती है। जैसे प्री स्कूल में हमें टर्म में 2 बार एडमिशन का एक क्राइटेरिया फेच करना पड़ता है कि दिसंबर आफ्टर दिवाली भी हम एडमिशन ओपन कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो 6 महीने वाला जो गैप है ना, उसके अंदर बच्चा एनरोल हो और फिर आगे बढ़ जाए अगर किसी का एज इश्यू आ रहा है तो। और अगर, जी सर, रजनीश सर आपने हैंड रेज किया है, आपको कुछ पूछना है क्या? मैम एक आपसे हम क्वेश्चन पूछें? जी सर। ये बताइए, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति आपके पास में जाता है और वो आपके पास में सामान्य किसान के लिबास में जाएगा, और एक व्यक्ति आपके पास में जाएगा और वो फुल सूट बूट में जाएगा, तो आप उनको जज कैसे करोगी कि कौन शिक्षित है और कौन अशिक्षित है? ये जो पर्टिकुलर जो टास्क है ना, आई मीन ये जो आपका क्वेश्चन है, उसको हम 1 मिनट के लिए साइड पे इसलिए रख रहे हैं बिकॉज ये आई थिंक आप लीडरशिप, लीडर्स कैसे होने चाहिए उसके ऊपर आप बात करना चाह रहे हो। नहीं 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 नहीं, जो आप बात कर रहे हैं उसी के संबंध में है। अच्छा, आप थोड़ा एलोबरेट करोगे इसको? हाँ, अब मैं उसको एलोबरेट करता। एक्चुअल में जैसे आपने पूरा इसको जहां तक अभी तक बात आई है कि हमें अपना पूरा इन्वेस्टमेंट टीचर पे करना है, स्टाफ पे करना है, अन्य चीजों पे करना है ना, मोस्टली है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है इस समय में जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, समझी मैं। ओके, हाँ। अब आप समझ गई तो फिर अब हम आगे क्यों कहें? नहीं नहीं, आप बोलिए। एक्चुअल में हमारा कहने का मतलब ये कि आप में बहुत अच्छा टैलेंट है, हम मानते हैं। आपके पास बहुत अच्छे टीचर हैं, हम मानते हैं। हम ये मानते हैं कि आपका स्टाफ बहुत अच्छा है। लेकिन नया व्यक्ति क्या देख के आएगा? हमें यहाँ पे स्कूल ओनर की बात कर रहे हैं चूंकि, और स्कूल ओनर ही बैठे हैं, तो नया व्यक्ति क्या देखेगा?
भाई उसको ना आपके व्यक्ति से मिला वो आपके, ना आपके बाकी चीजों से मिला, तो वो तो आपका ये देखेगा कि वास्तविकता में हम जब गए उस ऑफिस में तो हमें कितना इम्प्रेशन लगा वहां जाके। हाँ, सो वो जो हमने वो स्लाइड ओपन की थी ना सर, रजनीश सर, हाँ, हमने 2 हाँ, एप्पल बताए थे। सो हाँ, इंसान जो है ना, पहली बार तो वो गोल्डन एप्पल ही लेगा, जैसे हमने हाँ, बात की है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू आजकल ज्यादा है। और अगर हम्म, गोल्डन एप्पल आ गया और उसको मैंने बेच दिया तो मेरे 20 साल तो ऐसे ही निकल गए, है ना, ये मेरा मानना है, ठीक है। बट वो गोल्डन एप्पल मैं घर से लेके आई, आई थिंक सौरभ जी ने उसके लिए एक अच्छा कोट किया था, है ना। सौरभ जी, आपने क्या कोट दिया था उसको, वो स्लाइड को जरा एक बार दोहराइए ना प्लीज, सौरभ जी। कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम मेरा। हाँ हाँ, सो ये जो चीज है ना, वो हमारे स्कूल के अंदर भी होती है। स्कूल में हमारे पास बच्चे तो आ गए, जैसे हमारा स्कूल बना है 1st स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक, नहीं एक नहीं नहीं एग्जाम्पल नहीं देते हैं। मैम, बच्चा हाँ जी, आएगा क्यों? सबसे बड़ी चीज तो ये है भाई, जैसे आज आपने एक स्कूल हमारा रन हो रहा मान लीजिए, और हमारे स्कूल के गांव में कोई आया व्यक्ति, वो कहीं से आया और उसने सोचा हमको एडमिशन लेना है। अब हमारे स्कूल की बाकी सब चीजें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन बाहर का दिखावा बहुत अच्छा नहीं है। तो वो उसको ये चीज समझाने में तो जब समझा पाएंगे ना जब वो हमारे अंदर आएगा, जब वो पर अंदर आएगा ही। हाँ, बाहर का दिखावा अच्छा नहीं रखना है, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन नहीं हुआ। हमने ये बोला कि आप बाहर का दिखावा तो अच्छा रखो ही रखो, लेकिन अंदर की जो चीजें हैं ना उसको भी आप करेक्ट करो। क्यों? क्योंकि हमें उसको खींचना तो है, जो भी बच्चा आया उसको हमारे पास बुलाना तो है, लेकिन वो हमारे पास टिके ऐसा भी तो कुछ करना है। क्योंकि कब तक हम हर साल नए नए एडमिशन ढूंढते रहेंगे? हमारे पास एक बैच आगे जा रही है, वो बैच कंटिन्यूअसली आगे जाए, तो वो हमारा क्या हो गया, एक सस्टेनेबल मॉडल हो गया। और दूसरा हमारा जो है ना वो ग्रोथ मॉडल हो गया, जिसके ऊपर मैंने इसलिए शायद आपको बोला कि हम ये 1 मिनट के लिए रुक जाते, मैं उसी के ऊपर आ रही थी। ठीक ठीक क्या मैम, जी? आप अपनी आगे चर्चा करिए, हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मतलब शायद मैं आपका जो प्रश्न है ना उसको आगे की स्लाइड में कवर कर लूं, ऐसा हो सकता है। इसीलिए मैं सोची कि हम वो सस्टेनेबल और ग्रोथ मॉडल की बात करेंगे ना, तो उस जी टाइम पे मैं ये आपको समझाऊंगी, है ना। ठीक ठीक। मैम रश्मि मैम, आप कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं? जी ओके, कंटिन्यू हाँ आगे। जी, ओके ओके। तो हम लोगों ने जो 3 चीजों के ऊपर बात की, है ना। एक हमारा स्टेक होल्डर, फर्स्ट जो है, जो हमारा बेस है, जिससे हमारी एजुकेशन जो है वो बाहर तक फैलेगी कि ये स्कूल में एजुकेशन अच्छा मिल रहा है, ये स्कूल में टीचर्स अच्छे हैं, ये स्कूल में शिक्षा अच्छी मिल रही है, ये सारी चीजें। दूसरी चीज, हमने बच्चों को मेमोरी देना शुरू किया। मेमोरी देने के लिए एज आई सेड कि आप वहां पे जैसे सर ने बोला, रजनीश सर ने, कि अगर स्कूल के प्री स्कूल के बच्चे हैं, उनको अगर आप प्लेन क्लासरूम में बिठा दोगे उनको मजा नहीं आएगा, आप जितना चाहे कुदा लो हंसा लो, लेकिन उनको है ना थोड़ा लाइव एटमोसफियर चाहिए, राइट। तो इसीलिए आप प्री स्कूल के जितने भी क्लासेस देखोगे बहुत ही कलरफुल होंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उनकी जो मेमोरी है वो मेमोरी इसी से बनती है, कलर्स से बनती है और बड़े बड़े पिक्चर्स से बनती है। फिर जैसे ही वो 10वें साल से आगे बढ़ते हैं, 10th ईयर से आगे वो जैसे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आप उनको कलर्स के साथ साथ उनको एक एक्स्ट्रा लर्निंग देना शुरू करोगे, नॉलेज देना शुरू करोगे, तो उनकी मेमोरी बनेगी। फिर जैसे ही वो 10th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से आगे जाते हैं, तो उनका मेमोरी पैटर्न कैसे बनता है पता है? उनका मेमोरी पैटर्न सेल्फ एक्सपीरियंस से बनता है। जितना आप उनको सेल्फ एक्सपीरियंस वाला जो मॉडल है वो देना शुरू करोगे, उनको बड़ा मजा आएगा आपकी स्कूल में। इसीलिए शायद 8th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको लाइब्रेरी और लेबोरेटरी साइंस की जो लैब है वो इतनी अच्छी अच्छी दी जाती है
ताकि उनका एंगेजमेंट जो है ना वो बना रहे, कि हमारी स्कूल में इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इतनी सारी चीजें होती है। सेल्फ लर्निंग, अच्छा मैंने 3 जो स्टेजेस बताए वो आपको याद रह गए। जब तक फर्स्ट स्टैंडर्ड तक नहीं आते वो, तब तक उनको कलर्स दो, पिक्चर्स दो, और उनको गेमिफिकेशन वाला जो मोड होता है ना उसके अंदर रखो। जो भी सिखाना है गेम के थ्रू सिखाना है, एक्टिविटी के थ्रू सिखाना है, वो मेमोरी बनाएंगे। दूसरा जो स्टेज है उसमें आपने सेकेंड स्टैंडर्ड से शुरू किया 8th स्टैंडर्ड तक, या फिर 7th स्टैंडर्ड ले लो, 7th स्टैंडर्ड तक आप उनको रखोगे। वहां पे आप क्या करोगे, आप उनको पिक्चर्स के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज देने की शुरुआत करोगे। एक्स्ट्रा नॉलेज क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उनके दिमाग में इतने सवाल होते हैं, और वो टीचर्स वहां पे उनको चुप करवा देंगे, या फिर टीचर्स ऐसे होंगे कि जो उनके आंसर देना ही नहीं जानते, या फिर टीचर जो है ना वो 30 मिनट का वो जो सेशन है ना उसके ऊपर ही फोकस करे हुए हैं कि जैसे क्लास निपटे मैं बाहर निकलूं, या फिर टीचर्स जो है ना वो बोर्ड पढ़ने में ही इंटरेस्टेड है। बच्चे मेमोरीज नहीं बना पाएंगे, राइट। और तीसरा जो वो मैंने मॉडल बोला, 1 मिनट, हाँ किसी ने हैंड रेस किया है, मैं आ रही हूँ आपके पास। यस एक मैम। मिनट मैडम, 1 ही मिनट, मैं ये कंप्लीट कर लूं सर, है ना। तीसरा जो वो मॉडल होता है उसके अंदर आप उनको क्या दो, सेल्फ हैंड एक्सपीरियंस, आप कर सकते हो वो वाला मोटिवेशन, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ऐसे बूस्टअप हो, ऐसी कोई एक्सरसाइजेस, ये सारी चीजें। तो इसके लिए मैं आपको ये चीज इसीलिए साझा कर रही हूँ कि आपका जो रिक्रूटमेंट है, टीचर्स को लेने की जो प्रक्रिया है, वो जो चीज है ना उसके अंदर भी आपको ये सारे जो साइकोलॉजिकल प्लान्स जो चलते हैं, बच्चों की साइकोलॉजी को किस हिसाब से हैंडल किया जा सके टीचर्स के थ्रू, वो आपको हेल्पफुल होना, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ, राइट। बट द थिंग इज, आपको टीचर्स जो है ना वो टीचर्स आपकी सिस्टम में ऐसे इन्वॉल्व करने हैं जो टीचर्स बाय पैशन टीचर बने हो, नॉट बाय प्रोफेशन, राइट। एक टीचर ऐसे होते हैं जिनका तात्पर्य सिर्फ एक ही चीज के ऊपर होता है, जल्दी से करिकुलम कंप्लीट हो जाए, राइट। और दूसरे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको ऐसा होता है कि नहीं, जितना भी सिखाऊं ना ऐसा सिखाऊं कि वो बच्चा जो है ना वो उसके ऊपर इतना मास्टर हो जाए कि कोई भी आए उसको पूछे ना तो वो एकदम कॉन्फिडेंटली सारी चीजों का जवाब दे सके। इसके लिए हम बहुत सारी चीजें, हम जब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस देते हैं ओनर्स को, तो हम ओनर्स को बोलते हैं कि आप साल में 4-5 बार ऐसी एक ओपन मीटिंग रखो बच्चों के साथ, जहां पे आप उनके साथ ओपनली डिस्कस कर पाओ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है। टीचर सबसे अच्छा लगता है नहीं, कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे बोरिंग लगता है, उसके ऊपर से आपको टीचर्स का इवेल्युएशन पता चल जाएगा। वही सब्जेक्ट बच्चों को अच्छा पढ़ने में लगता है जिस सब्जेक्ट के टीचर जो है ना वो उनको इंटरेस्टिंग लगता है। अग्री करते हो? उससे आपको टीचर्स क्लास में क्या कर रही है ना वो क्लास में घूमने से पहले पता चल जाएगा। जैसे हमारे पास बहुत सारे काम है, मैं मानती हूँ, लेकिन हमारी कुर्सी से उठे बगैर या फिर हमारी चेंबर से थोड़े ही बाहर निकले और हमें स्कूल में क्या चल रहा है वो मैनेजमेंट आ जाए ना, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। हाँ जी मैम, ये मैंने कंप्लीट कर लिया स्लाइड, आप बोलिए क्या पूछ रहे थे। मैम, जैसे आपने बताया कि बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड स्टडी कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनको उसी में मजा आता है। बट कुछ पेरेंट्स की मतलब सोच ऐसी होती है कि इनके स्कूल में सिर्फ एक्टिविटी होती है, क्या पढ़ाता, पढ़ाई नहीं होती। हाँ तो उस बेहाफ में मतलब हम लोग को समझ नहीं आता कि हम लोग एक्टिविटी से बच्चों को कराएं, या फिर जो वो रट्टी अच्छा, तोता वाला सिस्टम नहीं रहता ना कि बस हमारा काम है लिखना, तुम्हारा काम है, पेरेंट्स उसमें खुश हैं। तो समझ नहीं हाँ आता कि हम लोग करें तो करें क्या। नहीं, ये आपका बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और कंसर्न भी बहुत ही वैलिड है, क्योंकि हम तो बहुत ही कुछ करना चाहते हैं एज अ ओनर कि हमारी स्कूल में हमें इतिहास रचने वाले बच्चे चाहिए, तो हम तो अपना बेस्ट देना चाहते हैं। लेकिन पेरेंट्स ऐसे हैं कि बाप रे, नहीं नहीं नहीं, ये तो करना ही नहीं है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि आप इन्वॉल्व करो पेरेंट्स को। इन्वॉल्व कैसे करोगे? आप उनको ओरिएंट करना शुरू करो। एवरी मंथ आप, या फिर एवरी 6 मंथ आप उनको बुलाओ कि देखो हम अभी है ना बच्चों के साथ ये करना चाह रहे हैं, ये आगे की सिस्टम होगी हमारी, हम बच्चों को इस तरह से मोल्ड कर रहे हैं,
बच्चों को शायद ऐसा लगेगा कि, या फिर आपको शायद ऐसा लगेगा कि क्लास में कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन आप इतनी चीज बच्चों को घर पे पूछिएगा। अगर आपका बच्चा कहीं पे भी प्लस माइनस जा रहा है ना, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे, देखो आपका उसको रिजल्ट कैसा मिलता है। इसीलिए मैंने बोला ना कि आप उनको इन्वॉल्व करो। ओरिएंटेशन मीटिंग होती है जहां पे हम सुबह शाम हमारी हमारी जो दिनचर्या है ना, मतलब सुबह जब बच्चे आते हैं तब से अब तक क्या कर रहे हैं आपके बच्चे, उसके ऊपर आप उनको ज्ञान देते हो। पूरे साल का एक ओरिएंटेशन मीटिंग होता है जैसे ही उनका एडमिशन होता है। वो अगर नहीं कर रहे हो, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि पेरेंट्स को ओरिएंटेशन मीटिंग देना शुरू करो। इससे आपके आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स आपकी जो सिस्टम है ना उसको समझना शुरू करेंगे। और यहाँ पे रजनीश जी, यहाँ पे आप है ना थोड़ा बहुत उनको दिखाओ भी कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, राइट। सो ये जो जगह है ना, पेरेंट्स को ही सबसे ज्यादा इसमें इम्प्रेस करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वही एक जगह है जहां से वो अपने बच्चों के दिमाग में वो सारी चीजें डालना शुरू करेंगे। बच्चे ये नहीं समझते कि हमारी स्कूल अच्छी है कि बुरी है। एम आई राइट और रॉन्ग? जी वो मैम, कहाँ से आता है? प्री प्राइमरी के लिए ओरिएंटेशन मीटिंग किस प्रकार की होती है, थोड़ा इसके बारे में ही बताएं। अच्छा, ओरिएंटेशन मीटिंग है ना सर, उसका तात्पर्य यही होता है कि आपकी स्कूल पूरे साल में बच्चों के साथ किस तरह से काम करना चाहती है, उसके ऊपर आप पेरेंट को, उनके माता पिता को ब्रीफ करो कि हम इतने इवैल्यूएशन सिस्टम रख रहे हैं, इतनी परीक्षाएं होंगी, परीक्षा के स्टैंडर्ड्स इस हिसाब से होंगे, और इसमें हमें इस तरह से काम करना है, इस तरह से काम नहीं करना है। बच्चों के साथ आप घर पे क्या कर सकते हो और हम यहाँ पे क्या करेंगे। हमारे टीचर्स का क्वालिफिकेशन, आपके बच्चों को जो पढ़ाने वाले हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है, टीचर्स के फेस दिखाओ, टीचर्स से 1-2 मिनट के लिए बात करवाओ। ये सारी चीजें आप ओरिएंटेशन मीटिंग में कर सकते हो। इसके अलावा ओरिएंटेशन मीटिंग में आप एक और चीज भी इन्वॉल्व कर सकते हो कि आप बच्चों को धीरे 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 ग्रोथोहॉलिक माइंडसेट में कैसे ट्रेन करोगे, राइट। कि आपका बच्चा 1 साल में यहां से यहां तक होना चाहिए। उनको है ना, पेरेंट को हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है अपने बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा क्या करेगा, कैसे करेगा। उनको है ना हमेशा एक ही चीज के ऊपर फोकस रहता है, कितना सीखेंगे वो। तो आप उनको एक पैरामीटर दे दो कि देखो 4 से 5 साल के बच्चे हैं ना, वो ये स्टेज के ऊपर कहीं ना कहीं रोटेट होते हैं। 4 से 5 साल के बच्चे जो है वो खुद से अपनी पेंसिल होल्ड करते हैं, खुद से अपना बैग भर सकते हैं, खुद से अपनी वाटर बॉटल बंद कर सकते हैं। ऐसे कुछ 4-5 लिस्ट बना दो और उनको वो बोलो कि इतना अगर आपका बच्चा कर रहा है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा क्योंकि उनका अडेप्टेशन इतना है, लेकिन इससे अगर बहुत ही ज्यादा डाउन जा रहे हैं, आप हमसे मिलो। बट इससे अगर आपको बहुत ही ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है, उसके लिए 1 और साल हम आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों को ओवरबर्डनाइज वे में आगे बढ़ाना नहीं चाहते। हम बच्चों को उनका जो लेवल है, उनका जो मानसिक विकास का स्तर है, उसी हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। और हर बार आप पेरेंट को है ना, कोई भी एजुकेटर सर, कोई भी एजुकेटर, आप मेरी भी बात ले लो, मैं अगर आपको सिर्फ बुक का ही ज्ञान देती रहूंगी ना, आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन मैं जब आपके फायदे की बात करूंगी, मैं जब ऐसा आपको बोलना शुरू करूंगी कि सर यहाँ से आपको पैसा मिलना शुरू हो गया, आप यहाँ से इन्वेस्टर ढूंढ सकते हो, आप ये चीज कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके फायदे की बात हो रही है और इसमें आपका भी विकास हो रहा है। सो पेरेंट को है ना हमेशा, इसलिए मैंने बोला ना, पार्टनर बना के रखो कि चलो हम सोचते हैं कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आपके कुछ सजेशंस है कि नहीं। ओरिएंटेशन मीटिंग का क्लोजर है ना, वो हमेशा ऐसे लो, क्लोजर हमेशा सजेशन से लो, ताकि उनको लगे कि हमारे हाथ में भी कुछ कमान आई है इस बार, राइट। अभी ये जो मैंने आपको दिया, आपके पेरेंट के माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कितना स्ट्रेच कर सकते हो, कितना इन डेप्थ ओरिएंटेशन मीटिंग उनको दे सकते हो, कितना शैलो ओरिएंटेशन मीटिंग दे सकते हो। लेकिन ओरिएंटेशन मीटिंग दोगे ना, तो उनका तालमेल आपके साथ बैठना शुरू हो जाएगा। और उनको हमेशा बहुत ही ज्यादा फैंटेसी होती है, जैसे हमारी एक फैंटेसी होती है ना कि मेरे बाजू में अमिताभ बच्चन रहता है, वो भले ही मुझे नहीं देखता पूरे साल में, ना ही मैंने उसको देखा है, ना ही उसने मुझे देखा है,
लेकिन मेरे बाजू में अमिताभ बच्चन रहता है। ऐसे पेरेंट का भी एक फैंटेसी लेवल होता है। टीचर्स से भी बात करवाई हमारी, टीचर्स ने हमारी सुनी। अच्छा, वो स्कूल के ओनर भी वहां पे मौजूद थे, उन लोगों ने भी अच्छे से बात की। खत्म बात। आपने उनके साइकोलॉजी को ट्रिगर कर लिया है, आपका आधा काम डन हो गया, राइट। सो ऐसे आप 50 से 100 पेरेंट, आपका अगर बैच साइज 500 का है ना, 500 बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, सिर्फ 100 पेरेंट ऐसे टारगेट कर लो जिनके थ्रू आप ये बुलवा सको कि बहुत ही अच्छे ओनर है। आपको 1 रुपया मार्केटिंग के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, राइट। ओके, सो अभी हम आ रहे हैं ये रिक्रूटमेंट के ऊपर। आपका पॉलिसी, जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी इस हिसाब से ड्राफ्ट होना चाहिए कि जितने भी लोग आपकी सिस्टम के लिए, सिस्टम के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका प्रोफाइल आपके पास एज अ डेटा बैंक हमेशा स्टोर होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अगर वो टीचर की तरह काम नहीं आ सका वो बंदा या बंदी, तो उसको कौन से दूसरे रिसोर्सेस में हम यूज करें। आपके पास डेटा बैंक 5 साल, 15 साल, 20 साल, जितनी भी आपकी स्कूल की एज है, इतनी हो जानी चाहिए ना कि उससे अगर आपको कोई भी रिसोर्स बेस्ड काम निकलवाना है ना, वो आपके सामने खड़े हो जाए। सो सबसे पहली चीज उनका डेटा ले लो, राइट। उनका रेज्यूमे, फर्स्ट चीज इज रेज्यूमे। सेकेंड थिंग इज, कोई भी इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो 3 राउंड में कंप्लीट होती है। ओके, 3 राउंड कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो राउंड है, जो मैं टीचर्स के लिए स्पेसिफाई करके बोलूं, हर एक जगह पे यही होता है और यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ही आप अच्छे और एकदम पैशनेट टीचर ढूंढ के ला सकते हो। सबसे पहला जो राउंड है ना, वो उनका रिटन राउंड होता है, जिसमें आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रख सकते हो। जैसे कोई एक बच्चा आपके क्लास में ऐसा है, तो आप उसके साथ कैसे बिहेव करोगे, क्या सॉल्यूशन लेके आओगे। 2 बच्चों के बीच में मारपीट हो गई, आप क्या लेके आओगे। पेरेंट्स जो है वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि आपका बच्चा जो है वो थोड़ा लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ आया है या फिर वो स्पेशल चाइल्ड है, आप कैसे समझाओगे। बहुत सारे ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आप उसके अंदर रख सकते हो, जिसकी वजह से वो जो पर्सन है उसका सोचने का तरीका आपको पता चलेगा। वो सिस्टम के अंदर आके क्या काम करेगा वो आपको पता चल जाएगा। वो कैसा टीचर बन के बाहर निकलेगा वो आपको पता चल जाएगा, राइट। जब तक उनका ये इंटरव्यू राउंड चल रहा है, राइटिंग वाला जो इंटरव्यू राउंड है, तब तक आप दूसरे कोई टीचर को बोल के उनका एक मॉक इंटरव्यू राउंड, दैट इज डेमो क्लास, वो अरेंज करवा लो। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, उससे ज्यादा उनको क्लास में नहीं ठहरने देना है। बट कोई भी एक क्लास में आप उनको खड़े रहने के लिए बोल दो 15 मिनट के लिए। देखो उनका कहाँ से क्या रिव्यू आ रहा है, राइट। उससे आपको उनका क्लासरूम मैनेजमेंट पता चल जाएगा, उनकी टीचिंग स्टाइल पता चल जाएगी। और तीसरा जो राउंड है वो आपके साथ ले लो, जहां से आपको पता चल जाएगा वो टीचर यहाँ पे रुकने के लिए आया है कि आपकी जो ये ब्रांड है उसका सहारा लेके दूसरी जगह पे उड़ने के लिए आया है, राइट। बहुत सारे ऐसे टीचर्स आपको मिले होंगे अब तक कि जो 3 महीने 4 महीने के बाद आपको पता चला आपसे बड़ी स्कूल में या फिर आपके बाजू के स्कूल में, कंपटीटर के स्कूल में चले गए सिर्फ 1,500 रुपए 2,000 के लिए। होता है। सो वो यहाँ पे टिकने के लिए नहीं आए थे, वो आपको सिर्फ एक अच्छा सा बेस बनाने के लिए दूसरी जगह पे उड़ने के लिए आए थे। वो आपको कहाँ से पता चल जाएगा? 1-on-1 इंटरव्यू से, राइट। आप बोलो उनको, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, वो मैं हर एक जगह पे बोलती हूँ और मैं भी मेरे कैंडिडेट के साथ इसी तरह से करती हूँ कि आपके ड्रीम क्या है, आपके एम्स और आपके ड्रीम्स। जितने बड़े ड्रीम्स वो पर्सन के हैं ना, समझ जाओ वो ठहरने वाला बंदा नहीं है, राइट। जितने रियलिस्टिक ड्रीम वो बोल रहे हैं, समझो कि हाँ उसके अंदर थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे वो ठहर जाएगा। अच्छा, मैंने इसके लिए आपको एक शीट भी दी थी, पीडीएफ नहीं, पीडीएफ नहीं थी, वर्ड फाइल थी, राइट। सो उसमें मैंने आपको स्लैब्स दिखाए थे, पिरामिड दिखाए थे। सबसे पहला जो स्टेज है दैट इज बहुत ही नैरो स्टेज है, राइट। और वो क्या है? फ्रेश रिक्रूटमेंट। फ्रेश रिक्रूटमेंट अगर आपको साल में 2 बार 3 बार करने पड़ रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन अ पॉलिसी। हमारी पॉलिसी या फिर हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर कुछ गड़बड़ आ रही है जिसकी वजह से लोग ठहर नहीं रहे। सो उसके ऊपर हमें काम करना है।
वो हम आपको जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंदर हम बहुत डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन आपका जो रिक्रूटमेंट पिरामिड है, हर साल रिक्रूटमेंट के लिए बहुत ही कम स्लॉट जाना चाहिए आपके पास, इसीलिए मैंने उसको टिप पे दिखाया है। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, वो ठहरेंगे कि जाएंगे वो भी आपको पता नहीं है। आपने उनको ट्रेन किया 3 महीने, 3 महीने आपने उनको एक अच्छी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आपने उनको जंप दे दिया, सपोर्टिव टीचर से आपने उनको बड़ा मतलब मेन टीचर बना दिया, और पता चला 6ठे महीने में तो वो गायब है। सो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, राइट? आपको पता नहीं है उसका रिटर्न क्या आने वाला है, लेकिन फिर भी जरूरत है सिस्टम की, हमें करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा जो स्लैब है, उसके अंदर जो टीचर आपके पास 1 साल टिक गए हैं, जिन्होंने एक पूरा एकेडमिक ईयर कंप्लीट कर लिया है और फिर वो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, वो ऐसे इन्वेस्टमेंट है जहां पे आप थोड़ा बहुत भी कुछ डालोगे, उनको थोड़ा मोटिवेट करोगे, उनके ऊपर थोड़ा फोकस करोगे, तो वो शायद पॉसिबल है कि वो सिस्टम के अंदर आपके साथ टिक जाए और वो सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए हेल्पफुल भी हो जाए, राइट? लास्ट का जो बेस है ना, वो आपके एसेट्स है, जो आपके साथ बरसों से टिके हुए हैं, 5 साल, 3 साल, 7 साल। वो ऐसे लोग हैं जो आपको और आपकी सिस्टम को अपना मान चुके हैं, और वो रियल सेंस में आपके पार्टनर्स हैं, जिनके लिए आपको आंख बंद करके भरोसा करना है। उनके लिए आप इन्वेस्ट करो, बिंदास करो, उनको आप प्रमोट करने की पॉलिसी बनाओ, उनको आप हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उनको आप डेलीगेशंस ऑफ पावर जो बोलते हैं ना, हाईएस्ट लेवल ऑफ पावर आप दे दो, चलेगा। वहां पे आपको बहुत ज्यादा आरओआई करने की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आरओआई की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 500 रुपए भी बढ़ा दोगे ना, फिर भी रह जाएंगे वो, ऐसे लोग हैं। वो बेस जो है ना, वो आपका बड़ा होना चाहिए। सो रिक्रूटमेंट का आपका स्ट्रक्चर जो है ना, वो ऐसा बनाओ कि जिसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पे टिके। ठीक है, डन। और वो ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे टिकेंगे, ये प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले एक बिजनेस मॉडल मैं आपको समझाना चाहती हूँ। कोई भी जगह पे लोग क्यों टिकना चाहेंगे, आप कोई 1-2 एग्जाम्पल या फिर 1-2 रीजन बता दो। सबसे पहली चीज, जहां पे उनका सेटिस्फेक्शन लेवल हाई हो रहा हो, जहां पे उनको मोटिवेशन मिल रहा हो, राइट? और तीसरी चीज, जहां पे उनका कमर्शियल ग्रोथ हो रहा हो, राइट? और कोई रीजन आपको ध्यान में आ रहा है जिसकी वजह से लोग वहां पे टिकना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है। एक तो फैक्टर ये हो सकता है कि उनका कल्चरली या सोशली उनको लगता है कि वो यहाँ से जुड़ने से उनका खुद का डेवलपमेंट हो रहा है, साथ ही उनको एक प्रमोशन भी मिल रहा है सोसाइटी में, या एक हाईलाइट हो रहा है। उनकी ब्रांड छोटे बन रही है। प्लेसेस पे वेरी गुड बहुत सर। मैटर, हाँ हाँ बहुत जी, बहुत मैटर करता है छोटे प्लेसेस पे। सेकंड थिंग, उनको परफेक्ट। एक और छोटे प्लेसेस पे लगता है, खास तौर पे गर्ल्स को लगता है कि जहां उनकी केयरिंग है, जहां उनका कहना चाहिए कि पेरेंट्स सेटिस्फाई हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर उनको रखने लायक है, ये छोटे प्लेसेस पे बहुत मैटर सेफ्टी, करता है। वेरी गुड। थर्ड, यस, हाँ बिल्कुल सेफ्टी भी। और थर्ड थिंग जो है, वो उनको लगता है कि यहाँ आजादी है, हर प्रकार से आजादी है। आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि गलत वे में, हाँ, आजादी का मतलब होता है कि उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उनको अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने का मौका मिल रहा है, सोशल गैदरिंग का मौका मिल रहा है, आउट विजिट का मौका मिल रहा है। अगर एक कोई भी ग्रुप या कोई भी इंस्टीट्यूशन ये करता है तो ये बहुत फायदेमंद होता है किसी भी स्टाफ को अपने साथ रोकना। वेरी ट्रू। बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्रिस्प वे में आपने समझाया। वेरी वेरी नाइस। ओके, ये जो चीज है ना, 3 चीज जो हमने बताई, और 3। हाँ जी सर, हाँ जी, रजनीश जी। कि कोई भी व्यक्ति जब रुकना चाहेगा वहां पे, जब उसको लगेगा कि इस संस्था का भविष्य बहुत अच्छा है, हाँ, उसको लगेगा कि ये संस्था लंबे समय चलेगी, इसमें जुड़ने के बाद में हम लंबे समय काम कर पाएंगे और लंबा मुनाफा कमाएंगे, मतलब बिजनेस की भाषा में उसको कह लें लंबा मुनाफा कमाएंगे, तो वो रुकना चाहता है। मेनली ये के साथ में लोग काम करते हैं। जो हमने बात की कि उसका कमर्शियल बेनिफिट उसको दिखेगा, उसका सेफ फ्यूचर उसको दिखेगा, कि यहां से भले ही मैं आगे बढ़ पाऊं नहीं बढ़ पाऊं ये दूसरी बात है, लेकिन यही पोजीशन के ऊपर भी मैं कंटिन्यू कर जाऊं ना, फिर भी मेरा फ्यूचर सेफ है ना?
क्योंकि ये संस्था बहुत ही लंबे जाने वाली है, राइट। जैसे हम लोगों का एक हमने जो गोल्ड की बात की कि गोल्ड एक ऐसी चीज है कि अगर साथ में रहेंगे गोल्ड के तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, राइट। ये जो एक चीज है ना, कमर्शियल बेनिफिट और जितने भी हमने एस्पेक्ट की बात की, ये एस्पेक्ट ऐसे हैं जो एक ब्रांड को सस्टेनेबल ब्रांड बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो सर हम पहले बात कर रहे थे, एक ब्रांड होता है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बेस होता है। जैसे आपने एक बार उसके ऊपर काम कर लिया, फिर उसका सस्टेनेबल मॉडल चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, आपको उसके ऊपर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस में हमेशा ये दो पहिए साथ में रहने चाहिए। अगर आपको अपनी गाड़ी जो है, अपनी इनिंग जो है वो लंबी खींचनी है, पहली चीज कि आपके पास ऐसा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मॉडल डेवलप होना चाहिए कि आप कुछ भी नहीं करो। जैसे आपने 6 महीने कोरोना के आ गए, उस टाइम पे आपने कुछ नहीं करना था, जो भी चल रहा था वो ऊपर भगवान भरोसे चल रहा था, हमें तो सिर्फ देखना ही था, है ना। बट उस टाइम पे अगर आपके पास समझो आपने स्कूल ऐसे तरीके से चालू की थी कि 50 हर साल 50 नए एडमिशन आते जाएंगे और फिर हम धीरे धीरे ग्रो होते जाएंगे। इस बार नहीं। अच्छा, इसके लिए मैं एक स्टोरी हमारी यहाँ की, मतलब आप सभी को पता होगा, पोदार का स्कूल है ना, फ्रेंचाइजीज वाले जो स्कूल होते हैं, फॉरगेट अबाउट पोदार, हर एक फ्रेंचाइजीज वाले स्कूल, फ्रेंचाइजीज वाले स्कूल का एक ही टारगेट होता है। उन लोगों का टारगेट यही होता है कि हर बार नए एडमिशन लाओ। उन लोगों को ये टारगेट नहीं होता कि एडमिशन रुके या फिर एडमिशन सस्टेन हो। उनको नए एडमिशन्स की तलाश रहती है, इसलिए वो बार बार नई फ्रेंचाइजी खोलते ही जाता है, खोलते ही जाता है, क्योंकि उनको ग्रो करना है। सस्टेनेबल मॉडल इसको बोलते हैं कि आपने एक बार एक जगह पे इन्वेस्टमेंट डाला और फिर वो इन्वेस्टमेंट आपको यहां तक लेके जाएगा, राइट। उसके ऊपर आपको कुछ और काम करने की जरूरत नहीं है, वो कंटिन्यूअस आपकी इनकम आती ही जाएगी। दूसरा जो मॉडल है वो ग्रोथ मॉडल है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी वाले मॉडल। वो हर बार एक ही चीज सोचे, नई नई टास्क आई, नई इनिंग आई, अभी नए से मेहनत करनी है, नया फ्रेंचाइजी खोला, नए से मेहनत करो, अच्छा ये भी चल गया, चलो अभी दूसरी जगह पे खोलो। ग्रोथ बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ग्रोथ के लिए आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा बहुत दिखावा भी करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत ऐसी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो भी यूज करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत ऐसी बातें भी करनी पड़ेगी जो एक्चुअल वे में डाइजेस्टेबल नहीं है, बट फिर भी उनको दिखानी है तो करनी है, राइट। बट सस्टेनेबल मॉडल जो है ना वो तभी सक्सेसफुल होगा जब हमारी जो ये बात हो रही थी ना कि अंदर से और बाहर से दोनों जगह से आप एज इट इज कुछ सर्व कर रहे हो। ग्रोथ वाला जो मॉडल है वो आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो? ग्रोथ वाला जो मॉडल है ना वो आप प्री प्राइमरी लेवल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि प्री प्राइमरी से जैसे ही वो प्राइमरी में आएंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आएंगे, जनरली पेरेंट की साइकोलॉजी ये होती है कि प्री प्राइमरी वाले स्टेज तक रहने देते हैं, फिर आगे का देखेंगे, राइट। सो उस टाइम पे जैसे ही वो एडमिशन नया आता है, उस टाइम पे आप ये सारी ग्रोथ मॉडल वाली स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, वो मॉडल के साथ, वो पर्टिकुलर एडमिशन के साथ, वो पर्टिकुलर कस्टमर के साथ। क्यों? क्योंकि वहां से ही वो ग्रोथ मॉडल वाली स्ट्रेटेजी है वो आपको सस्टेनेबल मॉडल में ट्रांसफर करके लेके जाएगी। अग्री और नॉट? अग्री या? सो ये जो स्ट्रेटेजी है ना वो ऐसे ऐसी जगह पे यूज करो। दूसरा एक स्टेज वहां पे होता है, जैसे बच्चा 8th स्टैंडर्ड में, प्री प्राइमरी से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी में जैसे ही एंटर होता है ना, लोग सोचने लगते हैं कि अभी कोई बड़ी स्कूल में डालते हैं, अच्छी स्कूल में डालते हैं, जहां पे उनका विकास ज्यादा हो, ऐसी कोई स्कूल में डाल देते हैं। उस टाइम पे अगेन ये स्ट्रेटेजी को आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हाई रिस्क है, बच्चे शायद जाएंगे और जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बड़ी है। सो उस टाइम पे फिर से आपको ये ग्रोथ मॉडल वाली स्ट्रेटेजी यूज करनी है। सो हर एक ऐसे पॉइंट्स पहचानो, हर एक ऐसे ट्रिगर्स पहचानो आपके बिजनेस के स्लैब के अंदर, जहां जहां पे आपको ये ग्रोथ मॉडल यूज करना है, ठीक है। बट हर एक जगह पे ग्रोथ मॉडल आप यूज करने जाओगे, ग्रोथ मॉडल में सबसे पहला डिसएडवांटेज जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हाई है, रिटर्न जो है वो थोड़ा सा स्लो है कंपेरेटिवली,
सस्टेनेबल मॉडल में, जी सौरभ जी मैं आ रही हूँ, एक 5 मिनट मुझे दे दीजिए, हम लोग कंक्लूड ही कर रहे हैं, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन ही ले रहे हैं, है ना। सस्टेनेबल मॉडल में आपको इन्वेस्ट इतना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सस्टेनेबल मॉडल इसलिए स्टडी है क्योंकि आपने विश्वास जीत के रखा है लोगों का, तो उसमें इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा नहीं है, बट फिर भी उसमें मुनाफा है। सो अगर आप इस तरीके से देखो, बिजनेस के टर्म्स से देखो, जहां से आपको बेनिफिट अर्न करना है, मॉनिटरी बेनिफिट अर्न करना है, आपको सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा। ग्रोथ मॉडल जो है उसमें आप वर्टिकल चैनल्स यूज कर सकते हो, जैसे वर्टिकल चैनल्स आई मीन टू से कि आप प्रोडक्ट के ऊपर चले जाओ। हमारी स्कूल जो है वो स्टेशनरी भी आपको प्रोवाइड कर रही है, एक्स्ट्रा लर्निंग मटेरियल्स भी हमारे टीचर्स ने बनाए हुए हैं, वो भी अगर आपको रेफरेंस बुक की तरह यूज करने हैं तो आप ले सकते हो, या फिर आप उनको कोई किट, एजुकेशन किट, साइंस किट, वो सारी चीजें आप स्कूल से प्रोवाइड करना शुरू कर दो, वो आपके ग्रोथ मॉडल में इन्वॉल्व हो जाएंगे, राइट। बहुत सारी स्कूल अभी यही मॉडल के ऊपर काम कर रही है, स्टेशनरी लेनी है हमारी स्कूल प्रोवाइड करेंगी, एकदम नॉमिनल कॉस्ट में प्रोवाइड करेगी, लेकिन हमारी ब्रांड की ही स्टेशनरी जानी चाहिए। स्कूल बैग जो है हमारे पास से ही लेना है, उसके लिए नॉमिनल चार्ज है, बाहर आपको 1000 रुपीज का मिल रहा है, हम 250 रुपीज ही ले रहे हैं, लेकिन लेना यहीं से। ग्रोथ मॉडल के अंदर आप शिफ्ट हो रहे हो, प्रोडक्ट के ऊपर काम करो रादर सर्विसेज के ऊपर, क्योंकि सर्विसेज में मेहनत ज्यादा जाएगी, रिटर्न थोड़ा सा कम मिलेगा, रिस्क फैक्टर थोड़े ज्यादा है। स्पेसिफिकली ये पर्टिकुलर सेगमेंट, एजुकेशन सेगमेंट के लिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सो ऐसी कोई चीज ढूंढो कि जिसकी वजह से आपका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो बढ़ता चला जाए, ठीक है। ओके, अभी आपका ऑनबोर्डिंग जो प्रोसेस है, आप बड़ी सिस्टम जानते हो, कॉर्पोरेट में हम लोग बड़ी सिस्टम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जब भी आपका कोई पर्सन आपकी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, सो सबसे पहली चीज जो हम मिस्टेक कर देते हैं वो ये करते हैं कि टीचर है उनको तो सारी चीजें पता ही होती है, कब से काम कर रहे हैं टीचिंग फील्ड में, तो ये चीज भी उनको पता ही होगी। डोंट अंडर एस्टिमेट दिस। उनको अगर आपको अपना बनाना है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो उनको ये दिखाना है कि हमारी सिस्टम, हमारा विजन, हमारा मिशन वो क्या है, और उसके साथ उनको अलाइन करके लेके आना है। इसीलिए उनको आपकी स्कूल की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, स्कूल ने कितने स्ट्रगल्स देखे हैं वो पता होने चाहिए, स्कूल के अचीवमेंट्स पता होने चाहिए, स्कूल की पॉलिसीज पता होनी चाहिए, स्कूल के एडवांटेजेस और स्कूल के सारे मैप्स पता होने चाहिए। वो खुद से तो कर नहीं पाएंगे, इसके लिए आपको उनको एक दोस्त देना है, मेरा दोस्त नाम दे सकते हो, कोई भी अच्छा फैंसी नाम दो जिसकी वजह से वो आपकी ब्रांड के साथ भी मर्ज हो जाए, राइट। और ये आपका एक यूएसपी बन गया कि ये स्कूल में तो ऐसे भी करते हैं, टीचर्स के साथ भी दूसरे टीचर्स रहते हैं, राइट। वो टीचर जो है ना, वो उनको पूरे 15 दिन, हफ्ता, 3 दिन, जितना भी आपकी मर्जी हो उतने दिन उनको ट्रेन करेंगे, उतने दिन उनके साथ परछाई की तरह रहेंगे, ताकि वो हर एक छोटे से छोटी चीज आपके सिस्टम के बारे में सीख जाए। जो चीज आप उनको पेपर के ऊपर दे रहे हो वो सिर्फ पढ़ना है नहीं, वो कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ के कितना याद रखेंगे, भरोसा नहीं है हमें, ना ही हमारे पास इतना टाइम है। इससे अच्छा है आप उनको एक दे दो, मेरा दोस्त, बडी, और वो उनको सारी चीजें समझा देंगे, 1 हफ्ते के बाद आपका टीचर तैयार हो जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये नया आया है या पुराना है, इतना अच्छे से ट्रेन हो जाएगा, और इसके लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं जाएगी। इससे अच्छा वो टीचर को इतना कंफर्टेबल फील होगा आपकी सिस्टम के साथ, और वो सिस्टम के साथ एकदम इजीली जुड़ जाएगा, एकदम इजीली मर्ज हो जाएगा वो सिस्टम के साथ। क्यों? क्योंकि उनको भी ऐसा लगने लगेगा कि सिस्टम ने मुझे अपनाया है, राइट। ओके, फिर टीचर्स को अप्रिशिएट कैसे करें? जरूरी नहीं है हर बार इंक्रीमेंट देके ही अप्रिशिएट करना है, चलो तनख्वाह बढ़ा दी, 100 रुपए बढ़ा दी, 200 रुपए बढ़ा दी, इससे अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे अप्रिशिएशन आइडियाज है। ये जो है ना, ये थैंक यू टीचर वाला जो ये वॉल मैं जो आपको दिखा रही हूँ, ये फोटोग्राफ है एक्चुअली, और ये एक स्कूल से लिया हुआ फोटोग्राफ है। स्कूल में प्लेन वॉल थी, प्लेन वॉल को उन्होंने ऑयल पेंट करवा दिया, ऑयल पेंट करवा के थैंक यू टीचर्स करके ऐसा कुछ लिख दिया। ये सारे जो नीचे लेटर्स है ना, वो बच्चों ने लिखे हुए लेटर्स है उनके टीचर्स के लिए। इमेजिन करो
रोज सुबह मेरे लिए एक नोट वहां पे लिखी हुई है, टीचर देवल टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रही है, हमें देवल टीचर को देखने के लिए ही स्कूल में आना है। क्या फील होगा मुझे, राइट? बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा ना, 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो भी करना है बच्चों को करना है। दूसरा फायदा आपको क्या होगा, पेरेंट्स आएंगे वो भी देखेंगे, अरे बाप रे ये टीचर्स के लिए इतना भर भर के बच्चों ने लिखा है, तो कुछ हमारे दिमाग में ही गड़बड़ होगी, हमें ही नजरिया बदलना है। बाकी स्कूल तो अच्छा कर रही है, देखो प्रूफ है हमारे पास, आप ही के बच्चों ने लिखा हुआ है, राइट? एक तीर से 2 निशान हो जाएंगे। और टीचर तो क्या दौड़ दौड़ के काम करेंगे, ये आप बिलीव नहीं करोगे, ये प्रूवन तरीका है और ये देखा हुआ है मैंने, इसलिए बोल रही हूँ। और दूसरा चीज आप ये कर सकते हो कि आप उनके लिए मंथ ऑफ द कोई अचीवमेंट मंथ लेके आओ, आर्टिस्टिक टीचर का मंथ लेके आओ, या फिर कुछ ऐसा लेके आओ कि जिसकी वजह से वो टीचर हमेशा हर बार कुछ ना कुछ नया करने के लिए क्लासरूम में भी मोटिवेट रहे, क्लासरूम के बाहर भी मोटिवेट रहे, राइट? बहुत ज्यादा कुछ नहीं जाने वाला, जो हमारा प्रिंटिंग का कॉस्ट है वही जाने वाला है, बट बहुत ही कम कॉस्ट में आपके पास बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज आप ये करो, मैंने बहुत सारी जगह पे ये एक मिस्टेक होती हुई देखी है कि टीचर्स को है ना स्लैब वाइज ऊपर नहीं चढ़ाता है, रैंडम ग्रोथ देता है। इसकी वजह से क्या होती है, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाती है, वो इसकी फेवरेट है, वो उसने ऐसा किया होगा, वो उसने ऐसा किया हो, हम तो काम कर करके थक जाते हैं फिर भी हमें कुछ मिलता नहीं है। सिस्टम बनाओ, जो भी आएगा नीचे से ऊपर जाएगा। अगर नया रिक्रूटमेंट ले रहे हो, अच्छा बहुत अच्छा काम है, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, पर फिर भी आपको ज्वाइन होना है 1 महीने के लिए को टीचर के तरीके से ही, असिस्टेंट टीचर के तरीके से ही। फिर अगर 1 महीने के बाद हमें आपका काम पसंद आया, हम आपको क्लास दे देंगे या फिर आपको मेन टीचर बना देंगे। क्या होगा इससे, जो 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए आए हुए हैं आपको एयरपोर्ट का वो जो स्लैब बना के उड़ने के लिए, वो लोग भी परखे जाएंगे। और दूसरी चीज, जिनको जिनको भी ऐसा डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ चल रही है, फेवरेटिज्म चल रहा है, बायसनेस आ रही है, उन लोगों के भी कंप्लेंट्स निकल जाएंगे। और हर एक टीचर को एक ही चीज पता होगी कि नहीं कुछ तो करना है, आगे तो बढ़ना है, तो उनके अंदर भी मोटिवेशन रहेगा कि नहीं चलो कितने दिन तक असिस्टेंट टीचर रहेंगे, कितने दिन तक मेन टीचर रहेंगे, चलो कोऑर्डिनेटर की टूवर्ड्स थोड़ा जर्नी बढ़ाता है ना? और सिस्टम भी आपका एकदम सेट होगा, आपको कोई भी टास्क किसी को भी डेलीगेट करना है, उनके जो पैरामीटर्स है उसी हिसाब से टास्क डेलीगेशन होगा। सेक्शन हेड जो है वो प्री प्राइमरी सेक्शन के, प्राइमरी सेक्शन के, सेकेंडरी सेक्शन के हेड बना दिए। जो भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा वहां से, वही प्रॉब्लम हेड मिस्ट्रेस के पास जाएगा, हेड मिस्ट्रेस से जो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा वही प्रिंसिपल के पास जाएगा। सारी चीजें मेरे पास आए ऐसा नहीं होगा, कितना रिलैक्स होगा सोचो, राइट? सो छोटी छोटी जो चीजें हैं ना उसके अंदर से आपका ध्यान निकलेगा ना, फिर आप आगे बढ़ के कुछ ग्रोथ के बारे में सोचना शुरू करोगे। नहीं तो क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे जो हम सुबह की मॉर्निंग मीटिंग होती है, जैसे ही सर एंटर हुए पीछे 4 लोग दौड़ते हैं, होता है ये, सर आज ऐसा हुआ, ये लड़के ने इसको मारा, इसके साथ ये फाइटिंग हो गई। हम उसके लिए नहीं बने, उसके लिए आपको डेलीगेशन ऑफ टास्क देना होगा और उसी के लिए ये पिरामिड बनाना है, ठीक है? सो ये एक टास्क मैं आपको दे रही हूँ, आप जो है ना अपने जितने भी स्टाफ मेंबर्स है, वो स्टाफ मेंबर्स को कहाँ कहाँ पे कौन से प्लेस के ऊपर किस हिसाब से आप बिठा सकते हो। जरूरी नहीं है जितने टैग दिए उतने सारे आपके सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, लेकिन अगर इसमें से 4 या 5 भी काम कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सेग्रीगेशन के मोड के ऊपर लाओ, ठीक है? डन। और एक चीज जो ये मैट मिलन ने बोली है, जो फुटबॉल के कोच थे, कि आप अगर अकेले जीतने के सोचेंगे ना तो आपका स्टाफ जो है ना वो आप दौड़ाओगे उस तरह से नहीं दौड़ेगा। लेकिन अगर आप उनको भी साथ साथ में जीत देना शुरू करोगे, आप उनको भी कहीं ना कहीं अचीवमेंट का फैक्टर दिखाओगे, तो वो आपकी जीत में शामिल हो गए। नहीं तो सिर्फ आप अकेले जीतने के लिए दौड़ रहे हो और उनको दौड़ा रहे हो, आपकी रेस में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दैट इज द फैक्ट, ठीक है?
तो यहां से क्या होता है, यहां से हमें पता चलता है कि लीडर एंड बॉस दोनों में फर्क क्या है। बॉस जो होता है ना, वो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं और करवाते हैं। लीडर जो है ना, वो खुद भी जीतते हैं, दूसरों को भी जिताते हैं। सो इसी के ऊपर हमारा दूसरा जो सीरीज है, जो भाविक सर लेने वाले हैं, व्हाट इज लीडरशिप एंड हाउ कैन यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ फ्रॉम बॉस टू लीडर, सेल्फ हेल्प मैनेजर टू लीडर, वो आपको वो सेशन में पता चलेगा। हम आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। वो लीडरशिप वाले सेशन के बाद अच्छा लीडर बनने के लिए आपकी टीम कैसी होनी चाहिए, उसके लिए हम वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम यहीं रुकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो, आपका कुछ डाउट है जहां पे हम कुछ चर्चा कर सकते हैं। सौरभ जी, आपको कुछ बोलना था, बीच में आपने हैंड रेज किया था। एक के लिए ग्रोथ मॉडल आप थोड़ा एलेबोरेट कर दीजिए। ग्रोथ कौन मॉडल, सा ग्रोथ मॉडल? ग्रोथ मॉडल। हाँ जी, देखो, ग्रोथ मॉडल जो होता है वो हमेशा आपके बिजनेस के अंदर इनोवेशन लाने की कोशिश करता है। अच्छा, इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताऊंगी। हमारे पास बहुत बड़ा समुद्र है ना, और समुद्र के अंदर छोटी मछलियां भी रहती है, बड़ी मछलियां भी रहती है। ठीक है, बड़ी मछली जो है वो हमेशा छोटी मछली को खाना शुरू करती है, और छोटी मछलियां जो हैं वो ऐसी जगह पे रहती है जहां पे वो एक दूसरे के साथ इधर बितर घूमती रहती है, और इतना क्राउडेड होता है वो एरिया। जो छोटी मछली वो अंदर वाली लड़ाई के अंदर जीत गई, वो जी गई। और जो छोटी मछली बाहर निकल के वो बड़ी फिश से बच के वापस अपनी जगह पे आ गई, वो भी जीत गई। राइट, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट का एग्जाम्पल। ये जो मॉडल है ना, ये होता है रेड ओशन थियरी मॉडल। इसके अंदर क्या होता है, हर बार हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी नई चीजें निकलती है। आपका बिजनेस मॉडल स्टेगनेंट हो चुका है, और वो बिजनेस मॉडल को कॉपी करने वाले लोग आते ही गए हैं मार्केट में, लेकिन आपने कुछ काम ही नहीं किया है। इसीलिए अभी आपका जो ये बिजनेस है ना, वो यहीं पे रुका हुआ है। आप कितनी भी एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन आपका बिजनेस ऐसे जा ही नहीं रहा है, वो ऐसे ही जा रहा है। राइट, ग्रोथ मॉडल इसको बोलते हैं, जहां पे आपने अपने बिजनेस को हमेशा ऐसे स्लैंट मोड में रखा है। वो स्लैंट मोड में इसलिए आप रख रहे हो क्योंकि हर नए एकेडमिक ईयर पे आप कुछ नया लेके आते हो अपने बिजनेस के लिए। सो वो होता है ब्लू ओशन थियरी। ब्लू ओशन थियरी का मतलब क्या है, एक ओशन जो मैंने आपको बताया जहां पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रही है। ब्लू ओशन एक ऐसी जगह है जहां पे जस्ट बिकॉज आपने कुछ नई चीज ट्राई की है आपने बिजनेस के लिए, इसीलिए वहां तक वो कंपटीशन पहुंच ही नहीं रही है। जैसे ही वो कंपटीशन वहां पे पहुंचेगी, आपका दूसरा कोई मॉडल स्टार्ट हो गया होगा, दूसरा कोई इनोवेशन स्टार्ट हो गया होगा। इसको बोलते हैं ग्रोथ मॉडल। हर बार हर ईयर आप कुछ नया देते हो आपके बिजनेस को। जैसे मैंने अभी बोला ना कि आपने एक करिकुलम तो सेल करना शुरू कर दिया है। आपने एडमिशन लिया, बुक के अंदर जो भी चीज पढ़ा रहे हैं वो चीज तो आपने पढ़ाना शुरू कर दी, अच्छे से पढ़ा दिया, टीचर्स भी अच्छे अच्छे लाए, आपने बिल्डिंग भी अच्छी बना ली। लेकिन ग्रोथ मॉडल वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि अच्छा चलो कल टीचर भी नहीं रहे, ये स्कूल के अंदर जितना भी एडमिशन है, वो एडमिशन का एक टाइम है जो वो भी कहीं ना कहीं स्टॉप हो गया। कभी कुछ ऐसा हुआ तो, जैसे कोरोना आया था, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, तो उन्होंने कुछ नया लेके आए। वो लेके आए कि हम आर्ट किट जो है ना वो यहीं से देंगे, हमारी आर्ट किट अच्छी होती है। अच्छा, एक्स्ट्रा लर्निंग मटेरियल जो है ना वो हमारे टीचर्स ने खुद से लिखा हुआ है, वो आपके बच्चों को बहुत अच्छे से काम करवाएगा। आपने क्या किया, प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। सो प्रोडक्ट से भी आपको बिजनेस मिल रहा है, करिकुलम से भी आपको बिजनेस मिल रहा है। ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया ग्रोथ मॉडल का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे एक दूसरा मॉडल है फ्रेंचाइजी मॉडल। हर बार कुछ नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, मुझे सिर्फ मेरी फ्रेंचाइजी बेचनी है, रॉयल्टी खरीदनी है, ग्रोथ मॉडल। तीसरा एक एग्जाम्पल हो गया ग्रोथ मॉडल का, जहां पे आप बच्चों को, जैसे आपने प्री प्राइमरी से स्टार्ट किया, प्री प्राइमरी आपका बेस है, प्री प्राइमरी से प्राइमरी स्कूल। अच्छा, हमारे पास इतने अच्छे प्राइमरी स्कूल है, आपको जहां पे भी एडमिशन लेना होगा ना, हम आपको करवा देंगे अगर आप हमारी प्री प्राइमरी स्कूल से अपना प्री प्राइमरी कंप्लीट करते हो तो। आपके पास ऐसी बहुत अच्छी अच्छी कॉलेजेस है,
जिसके थ्रू आपकी स्कूल से अगर कोई बच्चा बाहर निकल रहा है, आप बोलो उनको कि आपको कोई भी स्कूल में कोई भी कॉलेज, जितने भी एनलिस्टिंग कॉलेजेस है, उसमें से कोई भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, हमारी स्कूल तैयार है। लेकिन कंडीशन एक है, 12वीं कक्षा तक आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ा रहना चाहिए। वो क्या होगा, आपका बिजनेस आपके साथ रहेगा, ग्रोथ मॉडल में कन्वर्ट हो गया। कोई भी बच्चा आपको छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि वहीं से उनको दूसरा रूट भी मिल रहा है, कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, राइट। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मैंने 3-4 दिए, बट ये ग्रोथ मॉडल के एग्जाम्पल्स है। ठीक है मैम आपने आई होप। बताया हाँ कि ग्रोथ मॉडल और सस्टेनेबल मॉडल है, तो सस्टेनेबल मॉडल ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट लो है और रिटर्न हाई है, और उसके कारण से बच्चे सस्टेन रूप से काम करते हैं। तो ग्रोथ मॉडल तो थोड़े दिन के लिए है, वो ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया, उसका रिटर्न तो थोड़ा लो जा रहा है, तो नुकसान तो होने ही वाला है। ओके, मैंने आपको 2 कंपैरिजन दिए कि आपके बिजनेस को चलाना है ना, तो ग्रोथ मॉडल और सस्टेनेबल मॉडल दोनों के ऊपर आपको काम करना है, राइट। ग्रोथ मॉडल जो है उसके ऊपर आप काम थोड़ा कम करोगे चलेगा, लेकिन सस्टेनेबल मॉडल आपका लो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहीं से आपकी बेसिक इनकम जनरेट होती रहेगी। एक फिक्स इनकम हमारे पास हमेशा रहनी चाहिए, जिससे जैसे 30 तारीख होती है, सैलराइड लोगों को ऐसा होता है ना, 30 तारीख होगी हमारा काम निकल गया। वैसे आपके, हम तो बिजनेसमैन है, हम कहाँ से लाएंगे ऐसा, राइट। सो हमारे लिए वो सस्टेनेबल मॉडल जो है ना, उसके लिए उसके ऊपर काम करना इसलिए ज्यादा जरूरी बन जाता है, क्योंकि हमारे पास भी हमारे एक्सपेंडिचर्स है, हमारे पास भी हमारी ऐसी लायबिलिटीज है जिसको हमें कंप्लीट करनी है। अगर सिर्फ ग्रोथ मॉडल के ऊपर काम करते रहे तो हमारा सस्टेनेबिलिटी जो है वो कैसे सरवाइव होगा। इसीलिए सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर आपको इनपुट थोड़े ज्यादा डालने हैं, क्योंकि हम एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे केमिकल बिजनेस ले लो, प्रोडक्शन बिजनेस ले लो, वहां पे हम ये सिखाते हैं, उल्टा सिखाते हैं कि आप जितना हो सके अपना ग्रोथ मॉडल के ऊपर काम करो, निकलो यहाँ से। सस्टेनेबिलिटी जो है ना वो थोड़ी कम कर दो, क्योंकि वो स्टेगनेंसी देती है बिजनेस और दूसरे बिजनेस में, राइट। लेकिन एजुकेशन बिजनेस ऐसा है, जब तक आपके बेनिफिशियरीज आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपका सस्टेनेबल मॉडल स्टेबल रहेगा, और वहां से आपका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा निकलेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए उसको बैलेंस करके चलना है। लेकिन आपको ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में ट्रैवल करना है तो ग्रोथ मॉडल के साथ तो रहना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो कट थ्रोट कंपटीशन, रेड ओशन हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके। हाँ जी सर। जी सर। मैं ये कह रहा था कि जो आपके द्वारा स्लाइड दी गई थी ग्रुप में बिफोर ट्रेनिंग, उस पंपलेट में एक है अपॉर्चुनिटी, टीचर्स अपॉर्चुनिटी, उसको थोड़ा सा शॉर्ट में मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि शायद वो फिसल रहा है हमारे इसमें से, आज के इस प्रोग्राम में से। पिरामिड था, ठीक है जी, और पिरामिड में सबसे पहला जो टिप था वो फ्रेश रिक्रूटमेंट था, ठीक है। सो वो फ्रेश रिक्रूटमेंट वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर हमने छोटी टिप इसीलिए रखी है बिकॉज वहां पे हाई रिस्क है, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऐसा लिखा होगा, राइट। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट क्यों है? क्योंकि वो बंदा या बंदी, जैसे हमने बात की ना, कि वो पर्सन आपके साथ ठहरने के लिए आए हैं या फिर आपका ब्रांड का यूज करने के लिए दूसरी जगह पे फ्लाई करने के लिए आए। दूसरा ये होगा कि उनकी एक्सपेक्टेशन और हमारी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हो रही है, शायद चले जाएंगे। तीसरा ये होगा कि उनको ट्रेन करने में आपको 2-3 महीने लग जाएंगे, तो उतनी तो सैलरी आपको साइड पे ही रख देनी है, क्योंकि इतना आउटकम वहां से आपको नहीं मिलेगा नए टीचर्स से, जो पुराने टीचर्स देते होंगे। वो इतने एफिशिएंटली काम करने के लिए सिस्टम में अभी रेडी नहीं हुए हैं, तो आपका आरओआई जो है वो जा रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा हायर जा रहा है उनके पास, और एट द सेम टाइम वो आपके साथ कितने टाइम तक टिकेंगे वो भी कोई अश्योरिटी नहीं है, क्योंकि अभी ट्रस्ट फैक्टर नहीं आया है ना हमें, राइट। सो इसीलिए उनके ऊपर इन्वेस्ट करना है तो हमेशा इतना इन्वेस्ट करना है, आपका प्रपोर्शन जो है ना, सिस्टम का प्रपोर्शन वो ऐसे बनाना है कि सबसे नीचे का जो बेस है, जो आपके एसेट्स है, जो आपके साथ 5 साल से ज्यादा टिक गए हैं, उनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। बाकी के जो ऊपर वाले जो स्लैब है,
आप बजटिंग करो जब रिक्रूटमेंट का, तो बजटिंग में रिक्रूटमेंट में भी स्टाफिंग ये वाला फ्रेश रिक्रूटमेंट वाला जो है उसके ऊपर टीचिंग स्टाफ उसके ऊपर आपको 40% डालने हैं, तो वो वाला जो पोर्शन है ना उसके ऊपर टारगेट करो। दूसरा बजटिंग कैसे होता है, एक साल खत्म हो गया, अभी किसी को प्रमोशन देना होगा, इंक्रीमेंट आएगा, अभी किसी को आगे बढ़ाना होगा, इंक्रीमेंट आएगा, किसी का स्लैब वाइज प्रमोशन छूट रहा है उसको आगे बढ़ाना होगा। फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए वो बजटिंग जो है उसको भी आप इतना रखो जितनी आपको जरूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शफल करने से काम बन जाएगा, फ्रेश रिक्रूटमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस मत करो। क्यों? क्योंकि सिस्टम का स्ट्रेंथनिंग इसी से होता है। कोई भी आप एजुकेशन सिस्टम ले लो, जितने पुराने टीचर्स हो गए ना, सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, राइट? सो वो एक चीज बताई। दूसरा जो स्लैब है उसके अंदर हमने बात की कि आपके पास टिके हुए 2 लोग, ऐसे लोग कि जिन्होंने अभी एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, एक एकेडमिक ईयर कंप्लीट कर लिया है, वो आपके सिस्टम को जानने लगे हैं, उनके ऊपर इन्वेस्ट करना इट इज वाइज। क्यों? क्योंकि अगर आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट करोगे, थोड़ा सा आप उनको आगे बढ़ाने के लिए थोड़े नए नए स्ट्रेटेजी यूज करोगे, तो शायद हो सकता है कि वो बंदा या बंदी वहां पे टिक जाए। इसीलिए उनके ऊपर अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इन्वेस्ट करना शुरू करो। और जो सबसे नीचे का स्लैब है, जो आपके पिलर्स है, जो आपके एसेट्स है, उनको आप डेलीगेट्स करना शुरू करो। पावर का डेलीगेशन जो है ना वो उनके हाथ में देना। वो आपकी परछाई की तरह रहेंगे, उन्होंने आपके सिस्टम को पचा लिया है अभी, राइट? सो ये एक चीज हमने वहां पे डिस्कस की थी। एक और क्वेश्चन है, जो आपने बडी सिस्टम की बात की, बडी सिस्टम को करते समय हमें क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? क्योंकि बडी सिस्टम से जब हम नए और पुराने टीचर को अटैच करते हैं, एजुकेटर को अटैच करते हैं, काफी समय पहले किया था, बनाया था, उस समय मोबाइल का पैटर्न नहीं होता था ज्यादा प्रचलन में, कोरोना के पहले। तो एक वो जिसका मोबाइल है और एक वो जिसके पास नहीं है, तो इससे कम्युनिकेशन ईजी, और भी कुछ कुछ लॉजिक थे। लेकिन वर्तमान समय में देखते हैं कि कई बार नए शिक्षकों को या टीचर्स को पुराने शिक्षक बिगाड़ देते हैं। ओके। और ये इसको हम झुठला नहीं सकते, इसके हम बहुत सारे फेसबुक और अन्य चीजों पे वीडियोस भी, क्लिप्स देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और ये फैक्ट है। तो बड़ी सिस्टम मैं अभी नहीं चाहूंगा कि आप उसको, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, जो हमारा लिमिट था उससे आपका, क्योंकि आपकी कैपेसिटी से भी ओवर हो रहा है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, इसके लिए अगर आपका कोई सुझाव हो तो हम लोगों को जरूर बताएं, क्योंकि बड़ी बनाते समय ये बहुत मैटर करता है कि किन बातों को हमें ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, आपने एक जो चार्ट दिया नीचे से ऊपर की ग्रोथ को लेके, जी जी, हमारे यहाँ एक जो कॉमन प्रॉब्लम है, वहां एक कॉमन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी टीचर आता है, अगर वो किसी दूसरी संस्था से या कहीं से भी एक्सपीरियंस्ड आता है, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर या बहुत बड़ा एजुकेटर समझता है। हम उसको फ्रेशर काउंट करा ही नहीं सकते। तो वो क्या ट्रिक होनी चाहिए जिससे हम उसको फ्रेशर माने, जिससे उसको मोटिवेट कर सकें? सेकंड थिंग, जो ये जो मॉडल है आपका नीचे से ऊपर तक ले जाने का, उसको भी अगर कोई इसके संबंध में नोट्स हो, वीडियोस हो, जो इसमें देख के हम लोगों को कुछ हेल्प मिल सके, तो वो भी शेयर कीजिएगा। बाकी बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ओके, मैं ये जो आपके 3 क्वेश्चन है ना, उसके रिलेटेड मटेरियल, रीडिंग मटेरियल, या फिर जैसे आपने बताया वीडियो, अगर मेरे पास है ही, अगर क्या वीडियो मेरे पास है, उसको भी मैं आपको साझा करूंगी, और वो क्यों जरूरी है उसके नोट्स मैं बना के आपको दे दूंगी। और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे ना, तो इसके ऊपर बात भी करेंगे थोड़े विस्तृत से, ठीक है ना? और किसी को कोई प्रश्न, कोई चर्चा के लायक हम चीजें छोड़ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ? ओके, सो यहाँ पे मैं मेरे इनपुट्स को स्टॉप कर रही हूँ, और मैं मेरे प्रेजेंटेशन को भी यहाँ पे विराम दे रही हूँ। और आशा करती हूँ कि हमने अभी तक जितना भी एक दूसरे के साथ नॉलेज एक्सचेंज किया है, इट इज़ वेरी क्लियर। और हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो यहीं से हम आगे की सेशन की शुरुआत करेंगे। यहाँ तक का क्लियर है, मैं ऐसा समझ रही हूँ, है ना? ओके, सो नीरज जी, आई थिंक ओवर टू यू। मैंने सिर्फ 5 मिनट एक्स्ट्रा लिए। नहीं कोई बात नहीं है, अच्छा है। और आज का जो सेशन रहा है
बहुत ही अच्छा रहा और सभी ने पार्टिसिपेट किया है। जी और उम्मीद है कि जो हमारा जब नया सत्र स्टार्ट होगा तो इस सेशन की जो टेक्निक आपने बताई हैं ये महत्वपूर्ण साबित होंगी और इस पे हमारे संचालक जी जरूर काम करेंगे और एक नई उपलब्धि को प्राप्त करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और हम चाहेंगे अगर किसी का कोई मैसेज हो या कोई ऐसा कंटेंट हो या टॉपिक हो जो समझ में नहीं आया हो, तो वैसे ही 5-10 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, तो अगर हो यदि किसी के मन में कोई बात तो वो पूछ लें, क्योंकि अब मैडम का जो अगला सेशन है वो भाविक सर का है, तो उसके बाद फिर जब आएगा। तो अभी अगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जी, लीडर के रूप में हम में अपने प्रॉफिट को किस प्रकार से शेयर कर सकते हैं? मतलब हम कोई, आपने कहा था कि लीडर वही हो सकता है जो अपने प्रॉफिट को शेयर करे, यानी प्रॉफिट्स को शेयर करने का क्या तरीका हो सकता है, मेरा क्वेश्चन। मैंने प्रॉफिट को शेयर, अच्छा अच्छा अच्छा, अचीवमेंट्स अपने जो है, अचीवमेंट, हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई ओके नहीं, देखिए जो लीडर्स जो होते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं, जैसे मैंने एक साइकोलॉजिकल ट्रिक आपको दिखाई थी ना, पेरेंट के साथ कैसे डील करना है, कि उनको पार्टनर बना देना है। यहाँ से भले ही हम नहीं सोच रहे हैं, जो पेपर के ऊपर जो है वो तो वही रहने वाला है, लेकिन साइकोलॉजी उनकी ट्रैप कैसे करनी है, उनके साथ बॉन्ड कैसे बनाना है। वैसे ही ये एक चीज है कि लीडर जो है ना वो हमेशा अपनी टीम को भी साथ में आगे बढ़ाने का सोचते हैं और खुद भी आगे बढ़ने का सोचते हैं, मतलब उनका भी फायदा हो, वो भी सिस्टम में ग्रो करे, मॉनिटरी गेन के लिए भी वो लोग ग्रो करे, और अपना खुद का डेवलपमेंट जो आप कर ही रहे हो, टीचर्स ट्रेनिंग दिलवा रहे हो उनको, रेगुलर बेसिस के ऊपर उनके पास से फीडबैक ले रहे हो कि क्या दिक्कत आ रही है हमें बताओ, राइट। सो ये सारी चीजें क्या है, उनके मोटिवेशन है ना, उनको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सिस्टम में हम ग्रो हो रहे हैं, हमारा लीडर हमारे लिए सोच रहा है। तो ये एक निशानी है लीडर की। बॉस क्या सोचते हैं, बॉस हमेशा यही सोचते हैं मैं जितना बोलूं उतना करो, उससे आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपसे ज्यादा मुझे नॉलेज है, मैं जितना कह रहा हूं उतना ही करना चाहिए, और सिस्टम ऐसे ही चलाना है। सारी चीजों के अंदर उनका माइक्रो मैनेजमेंट जाता है, मुझे पूछ के क्यों नहीं किया, ये एक उनका तरीका होता है। और वो रोड मैप भी ऐसे ही डिजाइन करके देते हैं, मतलब 4 स्टेप चलने तो 4 ही स्टेप चलने, राइट। जैसे अभी सर ने बोला ना कि फ्रीडम मिलता है, फ्रीडम जहां मिलता है ना वहां पे लोग ग्रो करते हैं। तो वो फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, फ्रीडम ऑफ ग्रोथ, वो जहां पे नहीं होता ना वो लीडर के साथ कोई टिकना नहीं चाहता, वो फिर लीडर नहीं कहलाता ना, वो फिर बॉस हो जाता है। सो बॉस के साथ कोई नहीं टिकता, लीडर के साथ टिकते हैं। क्यों? क्योंकि लीडर के साथ एक ही आइडेंटिटी होती है, वो जहां पे भी जाएंगे ना वो आगे आगे ही जाएंगे और हमें आगे लेके जाएंगे, वो अकेले आगे नहीं जाएंगे, ऐसा। जी सर, जी रजनीश सर। मैम आपने कहा था हाँ जी। कि पेरेंट्स के साथ में हमारा बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, हमें अपनी प्रत्येक चीज को शेयर करना चाहिए, मतलब बच्चों से रिलेटिव, जैसे हम कोई एक्टिविटी कराते हैं उनको बुलाना चाहिए। लेकिन इसमें कई बार ऐसा हमने अनुभव किया कि जिन लोगों को अपन थोड़ा सा ज्यादा महत्व देते वही कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते। तो इसके लिए क्या करना, मतलब जैसे अपन ने मान लीजिए किसी को बहुत इन्वॉल्व किया हमने अपने निर्णय में कि चलो आप ये बताइए, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? ओके देखो, एक चीज तो सबसे पहली, हम संचालक है, हम ओनर है, तो हमें तो पता ही है कि हमारी स्कूल, हमारी सिस्टम कैसे चलेगी और कैसे उसको चलाना है। जैसे सर ने बोला कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के दो मतलब होते हैं, एक स्वतंत्रता होती है, एक स्वच्छंदता होती है। बहुत ज्यादा किसी को लगाम के बगैर छोड़ दिया तो भी वो उत्पात मचा देंगे, राइट, जैसे लगाम बगैर का घोड़ा। बट अगर उसको लगाम दे दी है और फिर वो अपने आप चल रहा है, क्या होगा, उनको भी फ्रीडम होगा और हमारा भी काम निकल जाएगा। तो सिस्टम के अंदर जैसे ही किसी को आप इन्वॉल्व कर रहे हो ना, उनकी लिमिटेशन के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कि जिस दिन ये रखेंगे उसी दिन आपको इन्वॉल्व होना है। जितनी नॉलेज, जैसे मैंने ये भी बोला कि आपको जहां पे जिस हिसाब से आपके कल्चर, आपका जो प्रदेश है उस हिसाब के आपको लग रहा है कि इन लोगों को इतनी ही इंफॉर्मेशन जानी चाहिए,
इससे आगे इंफॉर्मेशन जाएगी, ये लोग नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो उतनी ही इंफॉर्मेशन दो। लेकिन इंफॉर्मेशन भले ही इतनी है, लेकिन आप उसको इतना तो करके बोल ही सकते हो ना, है ना। जैसे मैंने एप्पल लिया, ठीक है, ये एप्पल मेरी लारी में भी बिक रहा है, दूसरों की लारी में भी बिक रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, हाँ, समझने के लिए आसानी हो इसलिए। लेकिन वो जो बंदा है ना, वो सिर्फ ये बोल रहा है एप्पल 200 रुपए किलो, और मैं ये बोल रही हूँ ये कश्मीरी एप्पल है, 200 रुपए किलो है, खाओगे तो खून बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इंफॉर्मेशन तो दोनों ने सेम दी है, एप्पल बेच रहा हूं, 200 रुपए किलो बेच रहा हूं। एक जगह पे इंफॉर्मेशन टू द पॉइंट शेयर की गई है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कस्टमर को इतनी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, इससे आगे देना नहीं है। दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ में दी जाती है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये कस्टमर ऐसा है कि उनको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देंगे ना तो वो हमारे साथ ज्यादा जुड़ेंगे, दूसरी बार मेरी लारी पे ज्यादा आएंगे। तो समझ रहे हो आप तरीका? आपके पेरेंट्स का माइंडसेट समझ के आपको उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। क्या मिर्च डालनी है, कश्मीरी मिर्च डालनी है जिससे लाल कलर दिखे, या फिर तीखा ही बनाना है, सिर्फ पटनी मिर्चा जो आता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। काला मिर्च कितनी है वो हमें पता है। हाँ हाँ, तो वो आप देख लीजिएगा कि उनको ऊपर चीज बटर वगैरह सब डाल के, तड़का डाल के सर्व करना है, कि ऐसे के ऐसे ही वो लोग खा लेंगे, क्योंकि वो आपको ज्यादा पता होगा, है ना। पूछना है, उनको इन्वॉल्व करना है, बताना है, लेकिन वास्तविकता ये है कि करना मन का है। करना मन का है, मन जो का हमको है, हाँ। क्योंकि जो भी स्ट्रेटेजी है ना सर, बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस ऐसे चलता है कि आपके कस्टमर की साइकोलॉजी को पकड़ो, उसके साथ आपका जो ट्रीटमेंट है वो करो, आपकी प्रोडक्ट सेल करो। हम लोग यहाँ सब लोग इसी के लिए बैठे हैं ना, हाँ कि ना। नहीं नहीं, बिल्कुल मैम। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे अभी बार बार एक बात आती है अपन सब लोगों के बीच में, एक्टिविटी बेस होना चाहिए। हमने उसको थोड़ा सा चेंजिंग किया एजुकेशन में। हम जो सोचते हैं, अपना सोच बताएं कि एक्टिविटी बेस होना चाहिए एजुकेशन, ये ठीक है, लेकिन क्या है कि जो हमारा कोर्स है, जो हमारा उसका पाठ कहता है, उसी को एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दें और उसी को पढ़ाएं और उसी से संबंधित क्वेश्चन उसको दें, तो उसके पास में वर्क करने के लिए बहुत सारा काम होगा। तो घर का वो तो ये समझेगा कि पढ़ाई बहुत तेज हो रही, बच्चा देखो दिन भर लिखता रहता, ये देखो ये करता रहता। लेकिन हम जो बच्चे को दे रहे हैं वो एक्टिविटी के थ्रू आउट दे रहे हैं, तो ये क्या कॉन्सेप्ट ठीक है कि नहीं है? आप उनको एक्टिविटी बेस दे रहे हो, ये अच्छी बात है सर, और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जो आप पढ़ाई वाला जो पोर्शन बोल रहे हो ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, आई एम श्योर आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, मेरे से ज्यादा पढ़ी होगी और उसको समझा भी होगा, लेकिन मैं मेरी तरफ से बता रही हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बच्चों को कितना होमवर्क देना है वो भी उसके अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। सो उनकी एज के हिसाब से आपको उनको होमवर्क देना है, राइट। छोटे बच्चे हैं तो उनको एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का होमवर्क देना है। छोटे बच्चे आई मीन टू से 4th कक्षा 5वीं कक्षा तक, एक दिन में एक ही। हाँ जी, थोड़ा सा आपसे, अगर एजुकेशन की न्यू पॉलिसी के अनुसार हम लोग काम करें तो वास्तव में कक्षा 1 के बच्चे को तो कोई होमवर्क देना नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कर देंगे तो हमारा स्कूल कल बंद हो जाना। उसका हम आपसे कह रहे थे सॉल्यूशन, कि जैसे मान लीजिए कक्षा 1 की किताब में है कि बंदर है, वो पेड़ पे से फल तोड़ता है, वो फल लाता। अब उसी को हमने अपने टीचर को कहा कि इस पे एक्टिविटी सीख के आओ और इसकी एक्टिविटी कराओ, और इस पे आप कम से कम 10, 20, 25 क्वेश्चन उसको करने को दो, हैं। तो ये जो एक्टिविटी बेस रहेगी, इसमें क्या होगा, पेरेंट्स का भी जुड़ाव। पेरेंट्स देखते हैं पढ़ता कितना है बच्चा, क्योंकि हम माँ बाप को पढ़ाना नहीं है बच्चे को। देखो, हम साफ बात कहें, माँ बाप को नहीं पढ़ाना, बच्चे को घर में फुर्सत नहीं बैठने देना, तो उसको फुर्सत नहीं बैठने मिलेगी। और स्कूल को ये है कि स्कूल जब आए तो बच्चा को खूब हंसी खुशी, मतलब खूब खेलना कूदना मिले, तो ये चाहिए। तो इससे दोनों पहलू आपके सध सकते हैं। ये तो ये
के सिस्टम की नहीं है, ये पूछने का। ये जो चीज है ना, ये आपने अच्छा सॉल्यूशन, बहुत सारी स्कूल में हमने ये सजेशन दिए थे कि अगर आपको होमवर्क देना ही है, जरूरी नहीं है कि लिखाई वाला ही होमवर्क दो, उनको पिक्चर्स कलेक्ट करने वाले होमवर्क दे सकते हो, एक्सपेरिमेंट वाले होमवर्क दे सकते हो, ये भी होमवर्क ही हो गया ना। तो ऐसे कुछ ना कुछ आप देते रहोगे ना, बच्चा इधर उधर 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 दौड़ता रहेगा, तो जो आप बोल रहे हो ना, वो साइकोलॉजी पेरेंट की सर्व हो जाएगी कि हाँ मेरा बच्चा कुछ तो कर रहा है ना। और उसके साथ साथ हम वो जो पैरामीटर है ना, उसके साथ भी सेट हो जाएंगे कि अच्छा चलो, हमारा जो काम है ना वो निकल रहा है, बच्चे भी खुश हो रहे हैं, पेरेंट भी ठीक ठाक है। मतलब तरीका मैं जो सर आपको बोल रही हूँ ना, इन शॉर्ट वो चीज है कि साइकोलॉजी के साथ खेलना है। और वो साइकोलॉजी हमारे बच्चों की जो है ना, वो तो बहुत ही अच्छी है, हमारे साथी है, और हम जैसे उनको ट्रेन करेंगे वो लोग ऐसे ही ट्रेन होंगे, और उनके साथ तो हमारा कोई छल कपट है ही नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं कि वो आगे चल के कुछ नाम कमाए और हमारा भी नाम करे, राइट। बट जो साइकोलॉजी है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि समझदार पेरेंट होते हैं, वो समझ भी जाते हैं, बट जो पेरेंट नहीं समझते हैं उनके साथ ऐसा थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। सो इसको हम जो बोलते हैं ना, इसी से हमारा प्लस माइनस करके ही आगे बढ़ना है हमें, और यही हमें सीखना है एज अ ओनर, क्योंकि हम सबके साथ तो ये नहीं कर सकते कि हम जो बोल रहे हैं वही करना है। आप जो बोलोगे वही होगा, लेकिन एंड में जो डिश बनानी है वो मुझे ही बनानी है, क्योंकि मैं बावर्ची हूँ, है ना। समझे सर आप? हाँ। अच्छा मैम, ये जैसे ये आपने वो जो पिरामिड दिया, पिरामिड में प्रिंसिपल से लेके नीचे तक मतलब टीचर्स तक आता है पूरा पिरामिड। अब क्या होता कि जैसे हमने किसी को इसमें से बनाया कोऑर्डिनेटर, अब उसने कोऑर्डिनेटर नहीं, हाँ वो दोनों पिरामिड को मैं अभी आपको वही लास्ट में बोलने वाली थी, लेकिन मैं स्किप कर गई। वो ये जो पिरामिड है और वो पिरामिड है, उन दोनों को मिक्स मत करना सर, है ना। हाँ ये पिरामिड जो है वो न्यू रिक्रूटमेंट और आपका रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए उसके लिए, जो आपके हाथ में है ना। और अभी जो हमने स्लाइड में पिरामिड दिखाया, वो आपकी सिस्टम में कोई एंटर होगा तब से वो सिस्टम में सेचुरेट, मतलब प्रिंसिपल से आगे तो उनका जाना ही नहीं है, वहां तक उनका ग्रोथ कैसे होगा उसका पिरामिड है। दोनों अलग अलग है, एक ग्रोथ पिरामिड है, एक रिक्रूटमेंट पिरामिड है ना सर। मैं मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हाँ जी। सीधा हमें प्रिंसिपल के लिए किसी को हायर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत सारी जगह पे ऐसी रिक्रूटमेंट होती भी है सर, क्योंकि अचानक से कोई प्रिंसिपल छोड़ के चला गया तो आप नीचे से तो किसी को उठा के ऐसी सारी चीजें करोगे नहीं, अचानक से कोई प्रिंसिपल लाना भी पड़ेगा। बट ये चीज ऐसी होती है कि जहाँ पे आप ऐसे प्रिंसिपल्स को ढूंढोगे जो बहुत ही ज्यादा लीडरशिप लेने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिनका समाज में थोड़ा मतलब वर्चस्व है, जिनका करियर ग्राफ जो है ना वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है ना। तो ऐसे हाँ, थोड़े स्क्रूटिनिटी करनी पड़ेगी उसके अंदर। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ये भी होता है स्टाफ के साथ कि हम बहुत सालों से देख रहे हैं, वो हमसे जुड़े हुए भी हैं और हम उनके ऊपर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग आदि सब कुछ करवा रहे हैं, पर उनमें एक तरीका है कि वो उससे ज्यादा कुछ अपने आप को परिवर्तन नहीं लाए, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा अपने आप को ढालने की कोशिश नहीं कर पा रहे, वो तरीका उनका वही है। तो उसके कारण से क्या होता है कि हम दूसरे अपने अदर स्टाफ के साथ जो जुड़ना चाहते हैं वो नहीं जुड़ पाते, तो वो हमें गैप महसूस होता रहता है, यार ये तो काम हो ही नहीं पा रहा है, तो कमी लगी रहती, उसको कैसे कर पाए, क्या ये जो क्वेश्चन है ना सर, ये हम इसका जो नेक्स्ट सेशन है जिसमें हम मार्केटिंग और वो वाली स्ट्रेटेजी भी इसके अंदर डेवलप करके देने वाले हैं, उसके अंदर मैंने ये कंटेंट को किया है कवर, तो उस टाइम पे विस्तृत चर्चा होगी इसके रिलेटेड, है ना। हाँ जी। तो आई थिंक हम ऑलरेडी ओवर टाइम हुए, सब लोग उबासी भी ले वो रहे हैं। काफी सारी चीजें कवर हो चुकी हैं आज की हाँ सेशन जी। में, और सभी की जो जिज्ञासाएं थी उनका भी समाधान हो चुका है। हम पुनः 1 मिनट में ईश्वर की वंदना करते हुए आज के इस सत्र को विराम देंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में राष्ट्र जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत वही, दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, सम्य भाव रखूं वैसी परिणति हो जावे।
बोले पंच परमेष्टि भगवान ने की जय। इसी जयकारे के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैम का, और आज के सत्र को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी के लिए जय जिनेंद्र, नमस्कार, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र, नमस्ते। थैंक यू सो मच मैम।